नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने थंबनेल को देखा ही होगा। आज का ये जो टॉपिक होने वाला है, रोग और उपचार से संबंधित टॉपिक होने वाला है। मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित ये टॉपिक होने वाला है, जिसमें कि हम टोटल 150 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। केवल यह 150 प्रश्न नहीं होने वाले हैं, 150 से मान के चलिए आप, ये 300 से 400 प्रश्न होने वाले हैं। यह पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक मैराथन क्लास होने वाली है, जो कि रोग और उपचार से संबंधित है। तो जितने भी CT8, MPT8 की जो सिलेक्शन एग्जाम है, वो HT8, जितने भी एग्जाम होने वाली है, उन सभी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण और एक शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए यह होने वाला है। तो बस शुरू से लेके आखिरी तक इस क्लास में बने रहिए। एक मैराथन क्लास आप लोगों को मिलने वाली है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। पूरे के पूरे जो प्रश्न लिए गए हैं, वह प्रश्न लिए गए हैं जो पुरानी एग्जाम में पूछे गए हैं, और हो सकता है आने वाली जो आपकी एग्जाम है उसमें इससे भी प्रश्न आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो टॉपिक होगा वो मानव स्वास्थ्य से संबंधित होगा। सभी रोग और उनके उपचार की यहाँ पर बात की जाएगी। हर एक टॉपिक का आप लोगों को यहाँ पर करवाया गया है, कवर करवाया गया है। दूसरी बात, आप लोगों को उनकी व्याख्या भी मिलने वाली है। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन में से आप लोगों को देखकर बताना है कि प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया है, डिप्थीरिया है, हैजा है, निमोनिया है। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ के कारण जो होने वाला जो रोग है बच्चों, वो याद रखिएगा, वो कौन सा है, मलेरिया है। ठीक, अब ये प्रोटोजोआ क्या होता है, तो प्रोटोजोआ के बारे में बता दूं आप लोगों को। ये एक कोशिकीय जीव होता है। ये कैसा होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, जैसे एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय, जिसमें केवल एक कोशिका होती है, उसे हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। अब सर ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अमीबा, ये एक कोशिकीय है। दूसरा आप लोगों ने यदि सुना हो तो पैरामीशियम, ये भी यदि देखा जाए तो कैसा जीव है, ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक, इससे जो होने वाला जो रोग है, वो रोग कौन सा है, मलेरिया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका यदि हम रोग कारक की यदि हम बात करें मलेरिया की, कि इसका जो रोग कारक है वह कौन है, तो रोग कारक है प्लाज्मोडियम। कौन है, प्लाज्मोडियम, ये याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक, और वहीं आप लोगों से, ये तो रोग कारक है। अब वहीं रोग कारक के साथ साथ आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रोग वाहक क्या है। तो इसका जो रोग वाहक होता है मलेरिया रोग का, वो रोग वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सी मच्छर होती है इसमें, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये सारे के सारे रोग मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इस एक प्रश्न से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह आप लोगों को बताना है कि जो मलेरिया है, इस मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है आप लोगों के सामने हृदय है, गुर्दा है, या फिर देखा जाए तो आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या है भैया, प्लीहा है या पेट है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या, प्लीहा। ठीक, यानी कि मलेरिया रोग से जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा है, प्लीहा है। ठीक, इसी प्लीहा को और किस नाम से जाना जाता है, तो तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर होता है, तो पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में होता है। ये जो अपना पेट होता है, पेट का जो ऊपरी भाग होता है, इस ऊपरी भाग में यदि देखा जाए तो किस साइड होता है, ये ऊपर की ओर, बाएं की ओर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, यह क्या काम करता है, तो यह रक्त को फिल्टर करता है। यह रक्त को फिल्टर करने का काम करता है। यह आपको ध्यान रखना है, रक्त को फिल्टर करने का काम करता है कौन, आपका ये प्लीहा या फिर तिल्ली। तो मलेरिया रोग जिसको भी होता है, यदि देखा जाए तो उसको प्लीहा नामक जो है ये अंग जो है, इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि जब मलेरिया होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने का काम करता है कौन, मलेरिया। ठीक, ये जो प्लीहा है ये किसके आकार का होता है, तो ये मुट्ठी के आकार का होता है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कभी कि इसका जो आकार होता है ये किसके समान होता है, तो मुट्ठी के आकार का होता है। यह शरीर की जो होती है सबसे बड़ी वहिनीहीन ग्रंथि है। कैसी है ये, वहिनीहीन ग्रंथि। आप लोगों से पूछा जाए तो किस प्रकार की ग्रंथि है, वहिनीहीन ग्रंथि है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न था, उस एक प्रश्न से हमने 4-5 प्रश्न की यहाँ पर चर्चा की है। तो इस एक मैराथन क्लास में आप लोगों को बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग शराब के विषहरण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि यदि व्यक्ति शराब पीता है तो उसके द्वारा कौन सा ऐसा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, फेफड़े हैं, यकृत है, गुर्दा है, आंत है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, यकृत।
ठीक। यकृत जिसे कि आप लोग जानते हैं, हम एक और किस नाम से जानते हैं, यकृत जो है इसी को बोला जाता है बच्चों क्या, लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यकृत जो होता है इसी यकृत को जो कहा जाता है ये लीवर भी कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो ये जो लीवर होता है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी है ये, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में जिसका नाम आता है बच्चों वो कौन आता है, ये यकृत का नाम आता है। ये यकृत जो है इसके बारे में पूछा जाता है, इसका कार्य क्या होता है, तो यकृत जो है पित्त का निर्माण करता है बच्चों। किसका निर्माण करता है, ये पित्त का निर्माण। एग्जाम में कभी कभी आता है कि पित्त का निर्माण करने में सहायक ग्रंथि कौन सी है, तो वो है क्या, यकृत। वहीं वसा को तोड़ने और अवशोषित करने में मदद कौन करता है, तो यकृत करता है। किसको, वसा को तोड़ने में, ठीक, और कहीं ना कहीं वसा को अवशोषित करने में जिसकी सहायता की जरूरत पड़ती है बच्चों वो कौन है, अपना यकृत है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, यकृत जो है और क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण भी कौन करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम भी जो करता है वो कौन करता है, यकृत करता है। वहीं ऊर्जा का भंडारण भी करता है और यह संक्रमण से लड़ता भी है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को एक छोटे से प्रश्न के माध्यम से बताई है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। शरीर के जोड़ों में गांठिया के लिए कौन से पदार्थ जिम्मेदार है। आप लोगों को यहां पर बताना है कि जो गांठिया रोग होता है इसमें शरीर का कौन सा अंग जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहां पर एल्ब्यूमिन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड। तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि गठिया जो बीमारी होती है ये क्या होती है। तो गठिया का मतलब जो होता है इसका ये होता है कि जोड़ों में इसके माध्यम से दर्द या सूजन होती है। जोड़ों में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें सूजन भी आ सकती है। इसमें कोई निश्चित उम्र का कोई वो नहीं होता है, इसमें कोई सी भी उम्र में ये हो सकता है। ठीक है, वहीं लेकिन ये महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा आम है। यदि देखा जाए तो ये जो रोग है ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, ये पुरुषों में तो ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। किस में होता है, ये पुरुषों में होता है, लेकिन तुलना की यदि अपन बात करें तो किस में ज़्यादा होता है, ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें होता क्या है, गठिया के लक्षण क्या है, तो मैंने आपको बताया है जोड़ों में दर्द होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, जोड़ों में दर्द। जोड़ों में दर्द के अलावा क्या होता है, तो जोड़ों में दर्द के अलावा अकड़न होती है शरीर में। अकड़न के साथ साथ यदि देखा जाए तो बच्चों और क्या होता है, तो सूजन आती है। ठीक, सूजन के अलावा और क्या होता है, तो कहीं ना कहीं गर्मी या फिर लालिमा को देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सारे के सारे कारण जो होते हैं ये किसमें होते हैं, गठिया के अंतर्गत होते हैं। और किसकी अधिकता के कारण इसमें या किसके लिए या किसकी वजह से ये रोग होता है, तो यूरिक एसिड की वजह से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉप्सी रोग के बारे में आप लोगों को बताना है कि जो ड्रॉप्सी रोग है ये क्या है। ठीक, ड्रॉप्सी रोग निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण होता है, तो आपको बताना है कि ड्रॉप्सी रोग किसकी वजह से होता है। ठीक, तो यहाँ पर यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो यहाँ पर सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, चीनी, नमक, इन 5-4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ड्रॉप्सी रोग जो होता है ये होता है सरसों के तेल की वजह से। किसकी वजह से होता है, ये सरसों के तेल की वजह से होता है। इसमें होता क्या है, तो शरीर के ऊतकों में क्या जमा होने लगता है बच्चों, इसके अंतर्गत शरीर के जो अपने ऊतक हैं इन ऊतक में द्रव जमा होने लगता है। ऊतक में क्या जमा होने लगता है, द्रव जमा होने लगता है, ये ध्यान रखना, जमा होने लगता है। ठीक, जब द्रव में यानी कि ये द्रव जो होता है ये ऊतक में जमने लगता है तो फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होती है, सूजन आने लगती है। क्या आने लगती है, सूजन आने लगती है। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न ऊतक में जो एक तरीके से द्रव भर जाता है उसे सूजन आ जाती है, उसी को जो रोग बोलते हैं वो कौन सा रोग बोलते हैं हम, तो उसे ड्रॉप्सी रोग बोलते हैं। ठीक, ये अधिकतर कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो ये सबसे अधिक पैर या हाथ को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, ये या तो पैर को ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों, या फिर किसको प्रभावित करता है, ये हाथ को प्रभावित करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके और भी अलग अलग नाम है, केवल एक ही नाम नहीं है। वैसे स्वेलिंग भी इसको बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, ड्रॉप्सी रोग जो है इसी को एक और किस नाम से, स्वेलिंग भी कह सकते हो। ये अलग अलग इनके नाम हैं, अन्य नाम हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। डायरिया निम्नलिखित में से किस रोगवाहक के कारण होता है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि जो डायरिया है ये किसके कारण से होता है, कौन सा इसका रोगवाहक है। ठीक है, तो अमीबा है, बैक्टीरिया है, कवक है, या फिर यदि देखा जाए तो आप लोगों के सामने जो दे रखा है वो क्या दे रखा है भैया, रोटा वायरस दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें डायरिया के बारे में तो डायरिया होता क्या है, तो डायरिया का मतलब एक तरीके से किसी व्यक्ति को क्या लग जाना, दस्त का लग जाना। डायरिया मतलब क्या होता है, दस्त लग जाना। और दस्त में भी यदि देखा जाए तो इस प्रकार से लगना कि जो मल होता है एक तरीके से पानी की तरह बाहर निकलना। मल का जो होता है पानी की तरह या फिर दिन में 3 से 4 बार बाहर जाना,
एक तरीके से यह रोग होता है क्या, डायरिया। तो ये किसकी वजह से होता है, अमीबा की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, कवक की वजह से या रोटा वायरस की वजह से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि रोटा वायरस की वजह से। यानी कि जो होता है ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होने वाला रोग है। और वायरस आप सभी लोगों को पता है कि वायरस क्या होता है। तो वायरस को ना तो हम सजीव की कैटेगरी में गिनते हैं, ना ही हम निर्जीव की कैटेगरी में मानते हैं। ठीक, ना तो ये सजीव है ना ही क्या है ये निर्जीव है, इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको, वायरस को माना जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किसमें पाया जाता है। जो हिस्टीरिया रोग है ये सामान्यतः किसमें पाया जाता है, युवा पुरुष में, युवा महिलाएं में, वृद्ध महिलाओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों को देखकर बताना है भैया कि ये जो हिस्टीरिया नामक जो रोग है ये किसमें पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि हिस्टीरिया जो रोग होने वाला है ये किसमें होता है, ये युवा महिलाओं में होता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, इसमें क्या होता है, तो हिस्टीरिया के अंतर्गत जो रोग है इसमें एक तरीके से जो व्यक्ति होता है या जो महिला होती है इनमें चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। कौन सा, चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। ठीक, चिड़चिड़ापन। वहीं चिड़चिड़ापन के अलावा और क्या होता है इसमें, तो एकदम इनका बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना, ये भी इसका एक क्या है, लक्षण है। किसका, ये हिस्टीरिया का। ठीक, वहीं दूसरा और क्या लक्षण है, तो हमेशा क्या रहना, उदास रहना, ये भी किसका लक्षण है कि ये हिस्टीरिया रोग का लक्षण है। भूख और नींद में क्या आना, कमी आना, भूख और नींद में क्या होना भैया, भूख और नींद में कमी आना, ये सारे के सारे रीजन हैं एक तरीके से देखा जाए तो किसके, हिस्टीरिया रोग के, जो कि सामान्यतः किसमें देखने को मिलता है, ये युवा महिलाओं में देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए। जो मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर जो झिल्ली की सूजन के कारण होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है। यानी कि हमारे मानव शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें यदि सूजन आ जाए या मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आ जाती है तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, तो उसे पक्षाघात कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, या फिर मेनिनजाइटिस कहते हैं, या स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो 8 का हो जाएगा सी, यानी कि मेनिनजाइटिस कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है भैया कि मेनिनजाइटिस रोग जो है इसमें क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें रीढ़ की हड्डी, या फिर यदि देखा जाए बच्चों तो और एक और चीज़ क्या है आपके सामने, तो यहाँ पर एक चीज़ जो है मस्तिष्क के झिल्ली में क्या आती है, इसमें सूजन आ जाती है। ठीक, तो मेनिनजाइटिस जो है इसे और किस नाम से बोल सकते हैं, तो इसी को बच्चों हम बोल सकते हैं दिमागी बुखार। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जो दिमागी बुखार होती है उस दिमागी बुखार का एक और नाम है आप लोगों के सामने क्या है, मेनिनजाइटिस है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को बताया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को पूछा भी जा सकता है कि ये किस प्रकार का एक संक्रमण है, तो जीवाणु संक्रमण के कारण ये फैलता है। किसके कारण फैलता है, ये जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है, जीवाणु संक्रमण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। एंथोबिया दिए गए विकल्पों में से किसका डर है। यानी कि एंथोफीबिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन में दे रखा है, उस ऑप्शन के मुताबिक आप लोगों को बताना है। बिल्लियाँ, पानी, फल, फूल। तो एंथोफोबिया दिए गए विकल्पों में से किसका डर है, तो एंथोफीबिया का मतलब होता है फूलों से बहुत ज़्यादा डर लगना भैया। किससे डर लगना, फूल से डर लगने का जो एक रोग है उसे बोलते हैं एंथोफीबिया। यह एक विशिष्ट फोबिया, फोबिया का मतलब आप लोगों को पता है क्या है, ये कि डर होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से डर लगना या जिससे नुकसान होने की संभावना या कमी होती है उसे हम बोलते हैं भैया क्या, एंथोफोबिया। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है कि एक तरीके से एंथोफोबिया का मतलब होता है मुख्य रूप से फूल से डर लगना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो हाइड्रोफोबिया आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर हाइड्रोफोबिया जो है वो किसकी वजह से होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन में है आप लोगों के सामने क्या, वायरस है। ठीक, दूसरा आप लोगों के सामने यहाँ पर दे रखा है भैया क्या, दूसरा दे रखा है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। तो यहाँ पर यदि देखा जाए बच्चों तो आप लोगों के सामने यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10वें का वो हो जाएगा ए, यानी कि वायरस के कारण। किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होने वाला रोग है कौन सा, हाइड्रोफोबिया। ये किसकी वजह से होता है बच्चों, तो ये रेबीज वायरस के संक्रमण के कारण पानी से होने वाला डर है। ये जो हाइड्रोफोबिया है ये किससे होने वाला डर है, ये पानी से डर लगना। इसमें क्या, किससे डर लगता है, तो पानी से डर।
ठीक। और कौन से वायरस की वजह से होता है, तो ये रेबीज वायरस के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा वायरस? रेबीज वायरस की वजह से होता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस रोग में होता क्या है, तो इस रोग में जो है एक तरीके से देखा जाए तो उसको पानी से डर लगता है। कैसे होता है ये? तो जब भी कोई व्यक्ति पानी पीने की कोशिश करता है तो उसके गले में क्या होती है बच्चों? ऐंठन होती है। भले ही उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो तब भी उसको क्या होती है? ऐंठन लगती है। तो ये ध्यान रखना है, ये एक जो बीमारी है बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ये घातक भी हो सकती है। और इसी हाइड्रोफोबिया को और क्या कह सकते हैं हम? तो रेबीज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? रेबीज भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11वां। निम्नलिखित में से कौन पीत ज्वर के लिए उत्तरदायी है? यानी कि जो पीत ज्वर है, उस पीत ज्वर के लिए जो उत्तरदायी है वह कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर पीत ज्वर के लिए जो उत्तरदायी है, ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को बताना है। घरेलू मक्खी है, मच्छर है, जल है, या फिर देखा जाए तो जीवाणु है। ठीक, तो यहाँ पर यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 11वें का, वो हो जाएगा मच्छर। क्या हो जाएगा? मच्छर हो जाएगा। पीत ज्वर जो होता है, इस पीत ज्वर को और क्या बोलते हैं? तो भैया ये पीत का मतलब होता है पीला। पीत का मतलब क्या होता है? पीला। और ज्वर का मतलब होता है बुखार। तो पीत ज्वर को हम इस नाम से भी जान सकते हैं, पीला बुखार। क्या बोल सकते हैं इसको? पीला बुखार भी कहते हैं। ठीक है, पीला बुखार जो है एक तरीके से देखा जाए तो इसमें होता क्या है भैया, तो ये एक वायरल बीमारी है। कैसी बीमारी है ये? कि ये वायरल बीमारी है, जो कि किसके माध्यम से होती है? ये मच्छर के माध्यम से होती है। ठीक, इसका नाम जो है वो एक तरीके से नाम में पीला जो है वो किस चीज को दर्शाता है? ये पीलिया को दर्शाता है। इसमें जो नाम में पीत जुड़ा है, ये किस चीज को दर्शाता है? तो ये पीलिया होने को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये पीलिया होने को दर्शाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 12वां। डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में क्या होता है? जो डेंगू बुखार जिस व्यक्ति को होता है उसके शरीर में क्या होता है? तो उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसका शुगर लेवल कम हो जाता है, उसकी प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो प्यारे साथियों, आपके सामने जो दे रखा है वो दे रखा है किसके बारे में? तो यहाँ पर दे रखा है आपके सामने डेंगू बुखार के बारे में। ठीक, तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसके शरीर में प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए किस चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए? तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए यदि देखा जाए तो हमें फल फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। किसका? फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फल में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पपीता का सेवन करना चाहिए। और वहीं दूध में यदि हम बात करें तो दूध में किसका सेवन करना चाहिए? तो जो बकरी का दूध होता है उस बकरी के दूध का हमें सेवन करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में यदि देखा जाए तो क्या होता है भैया? प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि जो एक तरीके से आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है। ठीक, तो कैंसर है, रतौंधी है, रिकेट्स है, घेंगा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? तो यहाँ पर कैंसर जो होता है वो अनियंत्रित कोशिका में वृद्धि, अनियंत्रित कोशिका में वृद्धि होती है, तो उसे हम बोलते हैं कैंसर। अनियंत्रित कोशिका में वृद्धि को हम बोलते हैं बच्चों क्या? यहाँ पर बोलते हैं कैंसर। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। वहीं रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। बल्कि आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है बच्चों, वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि घेंगा है। ठीक, तो यहाँ पर 13वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, निदान के लिए एक उपकरण एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आप लोगों को बताना है भैया किसके बारे में? एमआरआई के बारे में। ठीक, कि जो एमआरआई है इसका पूर्ण रूप क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो क्लास है आप लोगों के लिए, ये जो भी एग्जाम होती है वनडे एग्जाम, उन सभी एग्जाम में मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले टॉपिक से यदि कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए बहुत ही शानदार क्लास ये है। इसमें सभी प्रकार के रोगों को कवर किया गया है और एक भी प्रश्न इससे आप लोगों का छूटने वाला नहीं है। एक मैराथन क्लास ये होने वाली है। यदि आपने इस क्लास को देखा शुरू से लेकर आखिरी तक तो मान के चलिए, यकीनन मानिए, आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक, तो निदान के लिए एक उपकरण एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? चुंबकीय अनुनाद सूचकांक, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद सूचना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन के मुताबिक इसका जो उत्तर हो जाएगा 14वें का, वो हो जाएगा चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। ठीक, इसे एक तरीके से देखा जाए तो और क्या बोलते हैं? इसे एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। इसका इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक, और तीसरा जो शब्द दे रखा है आपके सामने वो क्या दे रखा है? इमेजिंग। ये इसका क्या होता है? इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है।
इमेजिंग। सर इसमें यहाँ पर होता क्या है इस एमआरआई के दौरान, तो एक तरह का ये क्या है, स्कैन मशीन है जिसमें शरीर के अंदर की तस्वीरें ली जाती हैं। ठीक, यानी कि शरीर का जो अंदर वाला भाग है उसकी इसमें तस्वीरें ली जाती है। यहाँ शरीर के किसी भी हिस्से की जांच के लिए किया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ के लिए, ये किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है। ठीक, यह शरीर में कहीं भी ऊतकों को देखने के लिए भी उपयोगी है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 15, एर्गोटिज्म रोग कौन सा रोग है यहाँ पर, एर्गोटिज्म रोग के लिए कौन जिम्मेदार है, आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि जो एर्गोटिज्म रोग है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है प्रदूषित जल, कच्चा भोजन, सड़ी हुई सब्जियां या दूषित अनाज। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो एर्गोटिज्म रोग के लिए जो जिम्मेदार है वो है आप लोगों के सामने दूषित अनाज, यानी कि जो दूषित अनाज होता है उसमें यदि देखा जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, एर्गोटिज्म रोग। ये एक क्या है, तो ये कि दुर्बल यानी कि दुर्लभ बीमारी होती है। कैसी बीमारी है ये, दुर्लभ बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, तो इसके अंतर्गत शरीर में जो होता है, जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है, या तो हमारे शरीर में इसकी वजह से खुजली होने लगती है, ठीक, या फिर इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या पड़ जाता है, सुन्नपन हो जाता है, ठीक, या फिर हमारे शरीर में और क्या देखने को मिलता है, तो मांसपेशियों में ऐठन देखने को मिलता है। मांसपेशियों में ऐठन, मांसपेशियों में ऐठन जो होता है उसकी वजह से भी ये हमें एक तरीके से रोग होता है, कौन सा, एर्गोटिज्म रोग। यानी कि ये हमें एक तरीके से देखने को मिलते हैं एर्गोटिज्म रोग में। ठीक, ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों या महीनों में इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक तरीके से इसका इलाज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16, इटाई इटाई रोग के लिए कौन जिम्मेदार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि जो इटाई इटाई रोग है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक, तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने यहाँ पर, जैसे कि दे रखा है क्या, कैडमियम है, ठीक, दूसरा है लेड है, निकल है, पारा है। तो इटाई इटाई जो रोग होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये किसकी वजह से होता है, ये तो ये होता है कैडमियम की वजह से। किसकी वजह से होता है ये, कैडमियम की वजह से होता है। कैडमियम की वजह से होने वाला एक क्रोनिक विकार है ये। कैसा विकार है ये, क्रोनिक विकार है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पूछा भी जा सकता है कि इटाई इटाई जो रोग है ये एक तरीके से किस प्रकार का रोग है, तो ये क्रोनिक विकार है जो किसकी वजह से होता है, ये इटाई इटाई रोग की वजह से, मतलब इटाई इटाई रोग जो है किसकी वजह से होता है, कैडमियम की वजह से। ठीक, इसे कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो यह जापान में पाए जाने वाला एक रोग है। कहां पर पाए जाने वाला रोग है, मुख्य रूप से ये जापान में पाए जाने वाला रोग है। इसे दर्द कर रहा है या दर्द कर रहा है भी कहा जाता है। ठीक, यानी कि दर्द कर रहा है, कर रहा है, इस रोग के इस नाम से भी जाना जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से किसके लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। जो बीएमडी परीक्षण है ये किसके लिए किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर बीएमडी जो परीक्षण है इनमें ऑप्शन के मुताबिक आप लोगों को देख के बताना है। ठीक, तो यहाँ पर गठिया रोग के लिए, ऑस्टियोमेलेशिया के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बीएमडी परीक्षण की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसके लिए जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा परीक्षण है, ये बीएमडी परीक्षण। तो हड्डियों के घनत्व या मोटाई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, हड्डियों के घनत्व। ध्यान रखना यहाँ पर ऑस्टियोमलेशिया नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस है। यानी कि यहाँ परीक्षण जो है एक तरीके से मैंने आपको बताया है किसके लिए किया जाता है, ये हड्डियों के घनत्व के लिए, हड्डियों के घनत्व, हड्डियों के घनत्व के लिए, या फिर इनकी क्या मापने के लिए, मोटाई को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। यानी कि अस्थि खनिज घनत्व, इसका जो मूल जो हिंदी में नाम है वो है अस्थि खनिज घनत्व। ठीक, बीएमडी का। चलिए अगला है बीएमडी, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो जाएगा इसका, तो बोन, एम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एम का मतलब हो जाएगा मिनरल और डी का मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 18, चिकित्सा की दृष्टि से गोल्डन ओवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या दे रखा है यहाँ पर आप लोगों के सामने, गोल्डन ओवर के बारे में पूछा गया है कि गोल्डन ओवर जो है वो किससे संबंधित है बच्चों। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल का दौरा है, या फिर कैंसर है, या फिर एड्स है, या फिर प्रसव है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 18वें का हो जाएगा, दिल का दौरा। गोल्डन ओवर का मतलब जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से दिल का दौरा होता है। और जिसको भी दिल का दौरा होता है यदि समय रहते नहीं देखा गया तो वो फिर कहीं ना कहीं ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19वां,
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों का इलाज डीपीटी टीकों के तहत नहीं किया जाता? यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज जो है वो डीपीटी टीकों के तहत नहीं किया जाता, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के सामने भैया, जो कि कौन कौन से दे रखे हैं। पोलियो है, डिप्थीरिया है, टेटनस है या फिर टाइफाइड है। तो आप लोगों को यहाँ पर इनमें से बताना है कि किसका उपचार इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो ऑप्शन में आपके सामने जो दे रखे हैं उनके मुताबिक इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं बता दूं कि यहाँ पर डीपीटी के बारे में पूछा जाए कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीपीटी का फुल फॉर्म जो होता है भैया, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। डी का मतलब जो होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है ये, तो डी का मतलब होता है क्या? डिप्थीरिया। पी का मतलब जो होता है भैया वो क्या होता है? परट्यूसिस। क्या होता है यहाँ पर? पी का मतलब परट्यूसिस होता है, ये ध्यान रखिए, परट्यूसिस। या फिर इसी को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं काली खांसी। इसी को हम क्या बोलते हैं? काली खांसी बोलते हैं। ठीक है, काली खांसी। और एक और चीज जो है आप लोगों के सामने टी, और टी का मतलब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या? टिटनेस। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? टिटनेस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो इनका उपचार जो है वो डीपीटी के माध्यम से किया जाता है, लेकिन जिसका उपचार नहीं किया जाता वो है क्या? टाइफाइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 20। जब कोई बीमारी दुनिया भर में फैलती है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जब कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थानिक कहते हैं, महामारी कहते हैं, एपिजोटिक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसे हम कहते हैं बच्चों कहीं ना कहीं क्या? महामारी। ठीक, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो कहीं ना कहीं कोरोना आया था, वो कोरोना जो है एक तरीके से पूरे विश्व में फैला था, इसीलिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको क्या घोषित कर दिया गया था? महामारी। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। यानी कि विश्व में कौन सी बीमारी महामारी है, कौन सी नॉर्मल बीमारी है, उसके बारे में बताने वाला जो संस्थान है वो कौन सा है? डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ विश्व का एक ऐसा संगठन है जो कि कहीं ना कहीं बताता है हमें कि विश्व में कितनी ज्यादा मात्रा में लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, उसके बारे में बताने वाला संस्थान है। ठीक है, वहीं 7 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो कितनी तारीख को? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। कहाँ पर है बच्चों? जिनेवा। और जिनेवा जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। ल्यूकेमिया किस रोग को कहा जाता है? यहाँ आप लोगों को बताना है कि जो ल्यूकेमिया है ये किस रोग को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के सामने, यहाँ पे क्या है पहला ऑप्शन? तो बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर, या फिर देखा जाए तो आप लोगों के सामने ब्लड कैंसर, या फिर पेनक्रियाटिक कैंसर। तो यहाँ पर ल्यूकेमिया जो होता है एक तरीके से रक्त कैंसर का एक प्रकार होता है भैया। किसका होता है ये? रक्त कैंसर का एक प्रकार होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ल्यूकेमिया जो रोग होता है ये एक तरीके से होता है क्या है? यह अस्थि मज्जा में मौजूद रक्त कोशिकाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक, तो ये किस प्रकार का रोग है कि ये? तो ये एक ब्लड कैंसर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22। किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती? ऐसा कौन सा रोग है जिसमें लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है? वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, या डाल्टोनिज्म है, या उपयुक्त तीनों है? तो एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त तीनों। यानी कि लाल व हरे रंग की जो पहचान नहीं होती है वो वर्णांधता में भी नहीं होती है, कलर ब्लाइंडनेस में भी नहीं होती है, और डाल्टोनिज्म में भी नहीं होती है। तीनों के तीनों जो रोग हैं वो एक तरीके से रंग को पहचान ना पाने से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। यानी कि ये पायरिया जो रोग है ये किसकी वजह से होने वाला है? ये प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला रोग है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है भैया कि ये जो रोग है कौन सा? पायरिया। ठीक है, तो पायरिया जो रोग है ये किसकी वजह से होता है, यानी कि इसका रोगजनक जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने यहाँ पर भैया, पहला ट्रिपेनोसोमा ब्रुकेई, एंड अमीबा जिंजीवलिस, एंड अबीबा हिस्टोलिटिका, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो पायरिया रोग है इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो रोग जनक या जो रोग कारक है वो हो जाएगा एंड अबीबा जिंजीवलिस। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 23वें का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए भैया तो इसमें क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है? तो दूषित जल या भोजन से होता है ये रोग।
किससे होता है ये? दूषित जल या फिर भोजन से होता है। दूषित जल या भोजन से होने वाला रोग है ये। अब ये आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें होता क्या है। तो पायरिया जो होता है इसमें होता है मसूड़ों में संक्रमण। इसकी वजह से ये जो रोग होता है इसमें होता क्या है? तो मसूड़ों में संक्रमण। मसूड़ों में संक्रमण, पायरिया का मतलब क्या है? तो इसमें होता है मसूड़ों में क्या होता है? संक्रमण हो जाता है। ठीक, इससे मसूड़ों में क्या आ जाना? खून का आना, खून आना। या फिर और क्या होता है इसमें? तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुंह से तेज बदबू आना, बदबू आना। ठीक, तो मुंह से बदबू आना, मसूड़ों में संक्रमण आना या फिर खून आना, ये सारे के सारे लक्षण हैं किस रोग के? पायरिया रोग के। ठीक, इसका जो इलाज है वो क्या है? तो इसका इलाज है दांतों की सफाई, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं। ठीक, स्केलिंग और स्वेलिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। और दूसरी चीज और क्या है भैया? तो एंटीबायोटिक दवाएं ली जाती है इसके उपचार के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपके सामने? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग जो दे रखा है आपके सामने का रोगजनक जीवाणु है। ये जो तपेदिक है इसका जो रोगजनक जीवाणु है ये आप लोगों को बताना है कि इसका रोगजनक जीवाणु जो है वो कौन सा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम। यहाँ पे बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है हमारे सामने। तो साल्मोनेला टाइफोसा है, विक्रियो कोलेरा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है या कोरोना बैक्टीरियम है। तो यहाँ पर हम बात करें कौन से रोग की? तपेदिक रोग की। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में आता है। कौन सा आपके सामने? तपेदिक रोग। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोगिरा, ये क्लोगिरा दे रखा है लेकिन ट्यूबरक्लोसिस भी है ये। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, वहीं आप लोगों को ये पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में कि जो तपेदिक रोग है इसे हम और किन किन नामों से जानते हैं। तो जो तपेदिक रोग है भैया इसे हम बोलते हैं काक रोग। क्या बोलते हैं इसको? काक रोग भी कहा जाता है। इसी रोग को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्षय रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है? क्षय रोग भी कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं इसको एक और नाम से जाना जाता है यक्ष्मा रोग। ये सारे के सारे जो नाम है वो तपेदिक रोग के हैं। ठीक, तपेदिक रोग, काक रोग, क्षय रोग, यक्ष्मा रोग, ये सब एक ही है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, इसका रोग कारक क्या है ये आप लोगों को बता दिया है। वहीं विश्व टीबी दिवस आप लोगों से पूछे कि टीबी दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है बच्चों वो मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है ये? 24 मार्च को मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहीं इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका जो परीक्षण होता है टीबी का, उसके परीक्षण को क्या कहा जाता है? परीक्षण। तो टीबी का जो परीक्षण होता है उसे बोलते हैं बच्चों मेंटॉक्स परीक्षण। कौन सा परीक्षण होता है इसके लिए? मेंटॉक्स परीक्षण होता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंटॉक्स परीक्षण। और इसके उपचार के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसके उपचार के लिए जो टीका लगाया जाता है बच्चों वो टीका लगाया जाता है BCG का टीका। कौन सा है? BCG का टीका, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। ठीक, यानी कि बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन का इसमें टीका लगाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। इरिथ्रोब्लास्टिस किटलिस रोग होता है। ठीक, यानी कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फिटलिस रोग होता है ये किस में होता है? पति RH- तथा पत्नी RH+ फैक्टर होने पर, पति व पत्नी दोनों RH+ होने पर, पति व पत्नी दोनों RH- होने पर, या पति RH+ तथा पत्नी RH- होने पर। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पति RH+ तथा पत्नी RH- होने पर जो ये रोग होता है ये आपके सामने है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, 25वें का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि गले से संबंधित रोग जो किसकी कमी से होता है बच्चों? आयोडीन की कमी से होता है। तो वह कौन सा है? गलगंड रोग है, गाइटर रोग है, घेंगा है, या उपयुक्त सभी है? तो गले में जो होने वाला रोग है बच्चों वो हो जाएगा गलगंड भी है, गाइटर भी है और घेंगा भी है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 26वें का डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, मियादी या मोतीझरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है? यानी कि मियादी बुखार या फिर मोतीझरा, इसके नाम से हम किसको जानते हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक, तो यहाँ पर है आप लोगों के सामने ऑप्शन में हैजा है, तपेदिक है, या फिर देखा जाए तो टाइफाइड है या मलेरिया है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को इन चारों में से बताना है भैया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 27वें का हो जाएगा सी, यानी कि मियादी या फिर मोतीझरा के नाम से जिसको जाना जाता है वो क्या है? टाइफाइड है। वहीं टाइफाइड को हम और किस नाम से जानते हैं? तो टाइफाइड को और बोलते हैं आंत्रशोथ भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं?
आंत्र शोथ भी कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो इसका रोग कारक क्या है, तो मोतीझीरा या फिर मियादी बुखार का जो रोग कारक है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी। क्या है, साल्मोनेला टाइफी। सर ये है क्या, एक तरीके से ये वायरस है या जीवाणु है, तो साल्मोनेला टाइफी यदि देखा जाए बच्चों तो ये एक तरीके से क्या है, ये आप लोगों के सामने ये जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है, ये जीवाणु से। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो इसमें जो परीक्षण होता है, इसका परीक्षण को हम क्या बोलते हैं, तो जो टाइफाइड होता है इसके परीक्षण को जो बोला जाता है वो विडाल टेस्ट होता है। इसका परीक्षण जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें जो टीका लगाया जाता है वो कौन सा टीका लगाया जाता है, तो TAB का टीका लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है टाइफाइड, पैराटाइफाइड या एवाबी दोनों। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या दिया जाता है, तो भैया अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है, और मुख्य रूप से ये होता किससे है, तो दूषित जल या भोजन से होता है। ठीक, जो आंत को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28। माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइटोन वंश के कवक किस रोग के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जो कवक है उस कवक के द्वारा जो रोग होते हैं वो कौन से रोग होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। किसके द्वारा होने वाले भैया, तो कवक के द्वारा जो एक तरीके से देखा जाए तो जो रोग होते हैं वो कौन से रोग होते हैं आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर कौन से वंश की कवक के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइटोन वंश के कवक के द्वारा दाद, दमा, अस्थमा या उपयुक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा दाद। क्या हो जाएगा, दाद, यानी कि इनकी वजह से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, दाद होता है। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि जो कवक है, इस कवक की वजह से जो होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक्जिमा जो है वो भी कवक की वजह से होने वाला रोग है, एक्जिमा। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो खाज, यानी कि जिसे हम दाद कहते हैं, वो भी एक कवक की वजह से होने वाला रोग है। वहीं दमा जो है वो भी एक तरीके से देखा जाए तो वो भी इसी से होने वाला रोग है। वहीं गंजापन यदि देखा जाए, गंजापन तो वो भी कवक से होने वाला रोग है। और वहीं यदि देखा जाए तो हाथी पांव, क्या भैया, हाथी पांव, तो ये सारे के सारे जो रोग हैं ये किसकी वजह से होते हैं, ये कवक, यानी कि एक्जिमा, खाज, दमा, गंजापन, हाथी पांव, ये सब कवक की वजह से होने वाले। तो सर सब इसका आंसर तो उपयुक्त तीनों आना चाहिए। यहाँ पर भैया आपके सामने उस कवक के वंश का नाम दे रखा है, एक फाइनली कवक दे रखी है, उस कवक का वंश जिसकी वजह से ये रोग होता है, तो वो है दाद। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली है, यानी कि जो मलेरिया का नियंत्रण है उसके लिए उपयोगी मछली कौन सी है, तो तारा मछली है, रोहू मछली है, गेम्बूशिया है या बेवासी दोनों है। तो मलेरिया नियंत्रण के लिए जो मछली है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा गेम्बूशिया। कौन सी मछली है वो, गेम्बूशिया। वहीं मलेरिया नियंत्रण के लिए आपको ये भी बता दूं मैं, जो सिनकोना नामक वृक्ष है, कौन सा, सिनकोना नामक वृक्ष, ये जो सिनकोना नामक वृक्ष है इसकी जो छाल होती है, इस छाल से एक दवा बनाई जाती है बच्चों, जिसका नाम है कुनेन। कौन सी दवा है, कुनेन। तो उस कुनेन से किसका उपचार किया जाता है, तो मलेरिया का उपचार किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा जो मछली का नाम है वो है गेम्बूशिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, कौन सा, हेपेटाइटिस रोग, ये आप लोगों को बताना है कि ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देख लेंगे। हर एक प्रश्न की मैं यहाँ पर आप लोगों को डिटेल बता रहा हूँ बच्चा, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हेपेटाइटिस का मतलब यहाँ पर यकृत, आमाशय, तंत्रिका तंत्र या त्वचा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 30वें का हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। हेपेटाइटिस रोग का मतलब अब यहाँ पर ऐसे तो आप लोगों के सामने दिख जाता है, तो होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, या कौन से अंगों को प्रभावित करता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये परिवर्तित या फिर परिवर्तन जिसमें लाता है वो तो यकृत है। इसका मतलब होता है हेपेटाइटिस का मतलब लीवर में सूजन, यानी कि यकृत जो होता है, इस यकृत में क्या, सूजन। तो यकृत में सूजन आने को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से हेपेटाइटिस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसी बीमारी है बच्चों, तो यह एक वायरल बीमारी है। ठीक, जो किसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो जो लीवर को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे शरीर का एक बहुत ज़्यादा अहम अंग होता है, जो पोषक तत्वों को क्या करता है, संशोधित करता है, वही रक्त को फिल्टर करता है और संक्रमण से लड़ता है। तो कौन, वो कहीं ना कहीं हमारा लीवर। और हेपेटाइटिस कोई एक प्रकार का नहीं होता है, हेपेटाइटिस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्लीपिंग सिकनेस किस रोग को कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, उस शब्द से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होने वाला है।
ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है आप लोगों के सामने, क्या दे रखा है, मेनिनजाइटिस रोग। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है भैया कि मेनिनजाइटिस क्या होता है। अब बार बार मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मेनिनजाइटिस रोग, फाइलेरिया रोग, फीलपांव रोग या निंद्रा रोग। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है निंद्रा रोग। कौन सा रोग होता है बच्चों, निंद्रा रोग होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है नींद की बीमारी। किसकी बीमारी होती है इसमें, नींद की बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति जो होता है इसको बहुत ज्यादा नींद आती है। ठीक, इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ये किसके कारण होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। ये किसके कारण होने वाला है, ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को यहाँ पर चीजें बताई जा रही है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32। काली खांसी रोग सामान्यतः होता है, जो काली खांसी रोग है यानी कि जिसे हम परट्यूसिस भी कहते हैं, ये जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, ये आप लोगों को बताना है। काली खांसी, ठीक है, तो यहाँ पर वयस्कों में होता है भैया। दूसरा आप लोगों के सामने दे रखा है जो क्या बच्चों में होता है, प्रोणों में होता है या नवजात में होता है। तो काली खांसी जो रोग होता है सामान्यतः यदि हम इसकी बात करें तो ये जो रोग होता है ये होता है कहीं ना कहीं बच्चों में। किसमें देखने को मिलता है हमें, तो ये देखने को मिलता है बच्चों में। तो 32वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वहीं यदि हम बात करें काली खांसी जो होती है इसे हम और किस किस नाम से जानते हैं, तो काली खांसी को हम बोलते हैं परट्यूसिस। क्या बोलते हैं, परट्यूसिस भी कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं और किस नाम से जानते हैं, तो इसी काली खांसी को कुकर खांसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कुकर खांसी भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, वहीं इसका रोग कारक क्या है काली खांसी का, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो रोग कारक है काली खांसी का वो है हीमोफिलस परट्यूसिस। क्या है, हीमोफिलस परट्यूसिस। हीमोफिलस परट्यूसिस इसके नाम से स्पष्ट है ना, परट्यूसिस से ये एक तरीके से होने वाला रोग है। ठीक, इसमें एक तरीके से देखा जाए तो टीका जो लगाया जाता है वो किसका लगाया जाता है, इसमें टीका जो होता है भैया काली खांसी में वो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। छोटी माता रोग फैलता है, जो छोटी माता रोग है ये किसकी वजह से फैलता है, ये आपको बताना है। तो ये फैलता है कवक से, कृमि से, बैक्टीरिया से, या फिर यदि देखा जाए भैया तो वायरस से। तो छोटी माता जो रोग होता है इसे कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये किसकी वजह से होने वाला रोग है, ये तो छोटी माता जो रोग होने वाला है ये है क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। ये किससे होने वाला रोग है, ये वायरस से होने वाला रोग है। यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास को देखा और यदि क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें भैया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है। ठीक, यदि क्लास सही लग रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताएं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, श्वेत फुफ्फुस रोग किन में पाया जाता है, यानी कि जो श्वेत फुफ्फुस रोग है वो किन में पाया जाता है ये आपको बताना है। सीमेंट कारखानों के कर्मियों में, पीड़कनाशक कारखानों के कर्मियों में, या सीसा कारखानों के कर्मियों में, या इनमें से कोई नहीं। जो श्वेत फुफ्फुस रोग है ये किन में पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा जो पीड़कनाशी कारखाने होते हैं, जो एक तरीके से जो दवाई गोली वगैरह मुख्य रूप से बनाई जाती है, जो पीड़कनाशी होती है, जो दर्द को समाप्त करने वाली जो होती है एक तरीके से दवाइयों का निर्माण जिन कारखानों में होता है, उनमें जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, श्वेत फुफ्फुस रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 35। किस रोग में मनुष्य के पैरों में सूजन आ जाती है, तो ऐसा कौन सा रोग है जिसमें मनुष्य के पांव में सूजन आ जाती है, श्लीपद, हाथी पांव, फील पांव, उपयुक्त सभी। तो वह जो रोग है बच्चों वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, श्लीपद में भी, हाथी पांव में भी, फील पांव में भी और उपयुक्त सभी, इन चारों में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में क्या जाती है, सूजन आ जाती है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे श्लीपद भी कहते हैं, उसे हाथी पांव भी कहते हैं, उसे फील पांव भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग रेट्रोवायरल यानी कि पश्च विषाणु समूह में आता है, यानी कि रोग रेट्रोवायरल के अंतर्गत कौन सा आता है, बर्ड फ्लू, सार्स, स्वाइन फ्लू, HIV। तो यहाँ पर आप लोगों को इन चारों में से बताना है कि वह कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पर आने वाला यानी कि रोग रेट्रोवायरल के अंतर्गत आने वाला जो है, इनके पश्च विषाणु के अंतर्गत आने वाला जो रोग है वो है आपका कौन सा, HIV। ठीक, और HIV की वजह से जो होने वाला रोग है वो कौन सा रोग है, तो HIV की वजह से होने वाला जो रोग है बच्चों वो है एड्स।
ठीक, तो HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी वजह से जो रोग होता है वो कौन सा है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 37। दमा रोग प्रभावित करता है, यानी कि जो व्यक्ति बहुत जल्दी जिसकी सांस फूलने लगती है, वो जो व्यक्ति होता है उसके कौन से शरीर के अंग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, गुर्दे को, फेफड़े को, यकृत को, हृदय को। तो दमा रोग जिसको प्रभावित करता है वो आप सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत सिंपल और बेसिक प्रश्न है। तो ये जिसको प्रभावित करता है वो करता है फेफड़ों को। किसको करता है, ये फेफड़ों को। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी वगैरह होती है किसी भी चीज़ से, तो एलर्जी से भी कहीं ना कहीं दमा रोग हो जाता है या सांस फूलने लगती है, यानी कि धुआं वगैरह जो होता है, ठीक, उससे भी कहीं ना कहीं व्यक्तियों को क्या होता है, सांस चलने लगती है, जो किसको प्रभावित करती है, ये फेफड़ों को प्रभावित करती है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 38। गंजापन रोग का रोगकारक कवक है, यानी कि ये जो गंजापन है, मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि ये कवक से होने वाली बीमारी है, लेकिन मुख्य रूप से कौन से कवक के द्वारा होने वाली है। टीनिया कैपेटिस, ट्राइकोफाइटोन, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस या एस्केरिज स्कैबिज। तो गंजापन यानी कि बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं उनके शरीर के बाल झड़ने लगते हैं, तो वो कौन से कवक के कारण झड़ने लगते हैं, ठीक, उसका रोगकारक कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टीनिया कैपेटिस। और आप लोग देखना कभी भी जो दवाइयाँ होती है उन पर इसी प्रकार के नाम होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन कवक वगैरह की वजह से उनको खत्म करने वाले होते हैं, इसलिए उनका इस टाइप से नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। गलसुआ रोग फैलता है, क्वेश्चन नंबर 40। तो जो गलसुआ है वो किसकी वजह से होता है, ये कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, कृमि से। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि जो गलसुआ रोग होता है ये कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये किसकी वजह से होता है। ठीक, तो गलसुआ जो होता है सर, इन्हें और भी हम कुछ नाम से जानते हैं क्या, जी बिल्कुल, हम और भी इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो गलसुआ का जो मतलब होता है, मम्प्स भी कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं, मम्प्स। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना, गलसुआ को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सर इसमें होता क्या है, तो ये मम्प्स या फिर गलसुआ जो रोग होता है ये एक वायरल डिसीज है, यानी कि वायरस से होने वाली डिसीज है ये। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो जो गला होता है, इस गले में क्या आती है इसके दौरान, तो गले में सूजन आती है, गले में सूजन। ठीक, और गले में सूजन आती है तो उसी के दौरान व्यक्ति को क्या आने लगती है, बुखार आने लगती है। बुखार आती है तो कहीं ना कहीं भूख ना लगना, ये वाली कंडीशन होती है। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो गलसुआ के दौरान जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, गले में सूजन आती है। ठीक है, और गले में सूजन से जो गला होता है, गाल जो होता है, उस गाल वाले क्षेत्र पर यहाँ पर क्या आती है, सूजन आती है और तेज दर्द होने लगता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40, इसका हो जाएगा बी, यानी कि विषाणु। वायरल मतलब कि विषाणु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 41। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। जो MMR का टीका है ये किस बीमारी में दिया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो MMR का टीका जो है ऑप्शन में है आप लोगों के सामने, मीजल्स यानी कि खसरा, ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो मम्प्स यानी कि गलसुआ, तीसरे नंबर पर है रूबेला या उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर MMR का जो टीका है बच्चों वो दिया जाता है किसके अंतर्गत, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीजल्स में भी दिया जाता है, यानी कि खसरा में भी दिया जाता, गलसुए में भी दिया जाता और रूबेला नाम का जो रोग होता है उसमें भी दिया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों। तो MR का टीका जो है खसरा, कंठमाला, रूबेला, इन तीनों अंगों को जो प्रभावित करने वाला जो होता है इन तीनों में दिया जाता है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 42। आप लोगों को जैसे बताया है प्यारे साथियों, एक ये मैराथन क्लास होने वाली है। यदि अभी तक आप लोग इसको लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। ये मैराथन क्लास है, कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है, और इस क्लास के अंतर्गत मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त प्रश्न आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन की आप लोगों को यहाँ पर डिटेल दी जा रही है। जितने भी एग्जाम हैं आप लोगों की, या तो टी8 की एग्जाम है, यूपी टी8, सी टी8, MP टी8, H टी8, जो भी एग्जाम होती है आप लोगों की वनडे एग्जाम, उन सभी में ये टॉपिक आप लोगों को काम आने वाला है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को टोटल 150 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ, लेकिन उन 150 से आप मान के चलिए कि हर एक क्वेश्चन में आप लोगों के सामने 4 अलग से एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगी टोटल 600 चीज़, यानी कि 600 क्वेश्चन की आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, आंखों के किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। तो आंख का ऐसा कौन सा रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, ये आप लोगों को बताना है भैया। ठीक, तो मायोपिया है,
वर्णांधता है या फिर मोतियाबिंद है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा वर्णांधता। ठीक, यानी कि जो वर्णांधता है इसको दूर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वर्णांधता जो है एक ये अनुवांशिक बीमारी होती है। कैसी होती है ये? अनुवांशिक बीमारी होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सर अनुवांशिक बीमारी का मतलब क्या होता है? तो अनुवांशिक बीमारी का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है या जाती है। ठीक, तो वर्णांधता एक तरीके से इसी प्रकार की बीमारी है, इसलिए इसको दूर नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है 43। इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? देखो वापस यहाँ पर आ गया आप लोगों के सामने, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है कि अनुवांशिक रोग क्या है। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि भैया अनुवांशिक रोग क्या है। ठीक, तो हैजा है, मोतियाबिंद है, हीमोफीलिया है या फाइलेरिया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 43 का वो हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक, हीमोफीलिया जो रोग है एक तरीके से क्या है भैया? ये अनुवांशिक रोग है। तो अनुवांशिक जो रोग जो होता है किसकी वजह से होता है? तो अनुवांशिक जो रोग होता है भैया जिन या फिर जिनकी हम बात करें गुणसूत्र, तो जिन या गुणसूत्रों में बदलाव के कारण, जिन या गुणसूत्रों में बदलाव के कारण होता है, में बदलाव के कारण जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? अनुवांशिक रोग होता है। ठीक, ये बदलाव गर्भधारण से पहले या बाद में हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसमें होता कैसे है? तो माता पिता से विरासत में मिलना, गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव का होना। ठीक, ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से ये रोग देखने को मिलता है। वहीं अनुवांशिक रोग के कुछ उदाहरण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता है एक तो हीमोफीलिया है, दूसरा एक जो रोग है बच्चों वो है मंगोलिज्म। कौन सा है? मंगोलिज्म रोग होता है जिसमें शरीर का ढांचा या फिर मुंह का ढांचा जो है वो परिवर्तित हो जाता है। पटाउ सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम है? पटाउ सिंड्रोम। ये जो रोग होता है पटाउ सिंड्रोम, ये भी कहीं ना कहीं अनुवांशिक रोग होता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए बच्चों तो एक होता है प्रोजेरिया। कौन सा होता है? प्रोजेरिया। तो ये सारे के सारे जो रोग मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं ये अनुवांशिक रोग हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, टाइफाइड रोग है, ये तो हर एक व्यक्ति बता देगा। जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित। तो टाइफाइड जो रोग है क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु जनित। आपको सभी मैंने बता दिया है। टाइफाइड जो रोग होता है इसका रोग वाहक क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसका क्या है? रोग कारक है, साल्मोनेला टाइफी। वहीं इसका परीक्षण आप लोगों को बता दिया है, विडाल टेस्ट इसका क्या है? परीक्षण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 45। निमोनिया रोग का रोगजनक जीवाणु क्या है? कौन सा रोग है भैया? यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न दे रखा है निमोनिया रोग के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि ये एक तरीके से जो होता है इसका जीवाणु जो है वो कौन सा है। पहली बात ये तो हो गया कि जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। ठीक, तो डिप्लोस न्यूमोनी, माइकोबैक्टीरियम न्यूमोनी, हीमोफिलस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। देखो यहाँ पर हर एक में न्यूमोनी तो दे रखा है लेकिन इनमें कौन सा न्यूमोनी है ये आप लोगों को बताना है। ठीक, तो प्यारे साथियों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आता है। ठीक, तो जो निमोनिया रोग है इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का डी, यानी कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या हो जाएगा? डिप्लोकोकस न्यूमोनी हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो निमोनिया रोग है ये हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये निमोनिया जो रोग है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है बच्चों? ये फेफड़ों को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है। इसमें होता क्या है? तो जो पीड़ित होता है यानी कि जिसको ये बीमारी होती है उस पीड़ित व्यक्ति के फेफड़ों में जो होता है पानी भर जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? इसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है जिसके हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं? निमोनिया कहते हैं। और फिर उसमें पानी भर जाने की वजह से क्या जाती है? तो पानी भर जाने की वजह से उसमें आ जाती है सूजन आ जाती है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न आता है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 46। पायरिया रोग के निदान के लिए औषधि है। जो पायरिया रोग है ये से मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो हमारा मसूड़े हैं इन मसूड़े में सूजन आ जाना, मसूड़ों से एक तरीके से खून का आना या मुंह से बदबू आना, वो है पायरिया रोग। इसके निदान के लिए कौन सी औषधि है? तो यहाँ पर विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लेना, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेना या विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लेना। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। अब विटामिन सी मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है बच्चों ये होता है खट्टे फलों में ज़्यादातर। कौन से फलों में होता है? जो खट्टे फल होते हैं उन खट्टे फलों में यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से आप लोगों को कौन सा विटामिन देखने को मिलेगा बच्चों? तो उसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को विटामिन सी। ठीक, किसमें देखने को मिलेगा ये? तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा विटामिन सी खट्टे फलों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या? जैसे कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पे क्या आंवला हो गया। ठीक,
यहाँ पर इसमें आपको कौन सा देखने को मिलेगा, विटामिन सी। वहीं विटामिन सी की कमी से आप लोगों को जो रोग होता है एक, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रोग होने वाला जो रोग है उसे हम बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग। ठीक। और विटामिन सी जो है इसका वैज्ञानिक नाम आप लोगों से पूछ ले, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे, तो बस आप लोगों को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। निद्रा रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है, यानी कि जो निद्रा रोग होता है, यानी कि जो नींद वाला जो रोग होता है, वो मुख्य रूप से किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। लेकिन प्रोटोजोआ में किसकी वजह से, जिंजीवैलिस की वजह से, ट्राइकोफाइटोन की वजह से, ट्रिपेनोसोमा ब्रूके की वजह से, या एंट अमीबा हिस्टोलिका की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा ब्रूके के द्वारा होने वाला जो रोग है वो कौन सा, निद्रा रोग है। ये एक तरीके से मक्खी के काट लेने की वजह से ये रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पर 48, कौन सा है, 48 है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर इसका देखकर बताना है। ठीक है, चलिए मास्ट कोशिकाओं से हिस्टेमिन और सीरोटोनिन रसायन निकलने से विकृति हो जाती है। ठीक, यानी कि जो हमारी मास्ट कोशिकाएं हैं, इन मास्ट कोशिकाओं से कौन सा भैया, हिस्टेमिन और सीरोटोनिन रसायन निकलने से कौन परिवर्तित हो जाता है, या किसमें विकृति आ जाती है, दमा, एलर्जी, दाद, खाज। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, एलर्जी। क्या है, एलर्जी। अब एलर्जी क्या है, तो इससे पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि एलर्जी होती क्या है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से आप लोगों को देखा होगा जिससे कहीं ना कहीं एक तरीके से सूंघने से भी हो सकती है, छींकने से, ये चीज़ें जो होती है सूंघना छींकना, इनसे हमें क्या होती है, ये एलर्जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 49, किस रोग में महिलाएं वाहक का काम करती है। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें महिलाएं वाहक का काम करती है, यानी कि महिलाएं ही एक रोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाती है। तो हीमोफीलिया, मलेरिया, वर्णांधता या एवासीवा दोनों। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एवासी दोनों। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों रोग ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं वाहक जो होती है वो कौन होती है, महिलाएं होती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, लोक जो किस रोग का अन्य नाम है। जो लोक जो है ये और एक किस रोग का अन्य नाम है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक, चलिए ऑप्शन में है आप लोगों के सामने यहाँ पे टिटनेस, तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो। तो बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टिटनेस। लोग जो एक और किसका नाम है, टिटनेस। टिटनेस को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं धनुष टंकार रोग। क्या बोलते हैं, धनुष टंकार जो रोग कहा जाता है बच्चों, वो भी इसी को कहा जाता है। वहीं धनुर्वात की यदि हम बात करें तो धनुर्वात किसको कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है किसको, टिटनेस को। ठीक, वहीं इसका रोग कारक जो होता है, उसका रोग कारक क्या है, तो इसका रोग कारक आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका रोग कारक क्या है। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, क्लोस्ट्रीडियम। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक, आगे है टिटेनाई। टिटेनाई नामक जो जीवाणु है उसके द्वारा यह होने वाला रोग है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें होता क्या है, संक्रमित वस्तु या सतह से चोट लग जाती है तो उसकी वजह से ये एक तरीके से रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ट्रेडाल औषधि किस रोग के उपचार के लिए है। जो ट्रेडाल औषधि है इसका प्रयोग जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो दमा के लिए, दाद के लिए, खाज के लिए या एलर्जी के लिए। तो ट्रेडाल औषधि का जो प्रयोग किया जाता है बच्चों वो किया जाता है किसके लिए, दमा के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 52, पोलियो रोग का प्रायः होता है। जो पोलियो रोग होता है मुख्य रूप से ये किस में होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो पोलियो रोग जो है मुख्य रूप से बच्चों में, बूढ़ों में, नवयुवकों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो रोग के बारे में तो हर एक व्यक्ति जानता ही होगा, नहीं जानता है तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हम सब लोग इसी एक तरीके से देखा जाए तो इसका सेवन करने के बाद ही हम यहाँ तक आए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो रोग है ये आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं 52 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों में। ठीक है, पोलियो में क्या होता है कि यदि इसकी बूंद या फिर इसको सेवन नहीं करते हैं तो हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं इसमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अनियंत्रित एवं अनियमित कोशिका विभाजन किस रोग में होता है। यानी कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है, उनमें एक तरीके से वृद्धि रुकती नहीं है, तो उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, कैंसर, एड्स, मलेरिया, डेंगू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 53 का हो जाएगा ए, जिसे हम बोलेंगे कैंसर। चलिए अगला प्रश्न है,
किस रोग को हेंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि ऐसा कौन सा रोग है जिसे हेंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक, तो ऑप्शन में है टाइफाइड, हैजा, छे या फिर कुष्ठ रोग। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? कुष्ठ रोग। कौन सा हो जाएगा बच्चों? कुष्ठ रोग जो होता है, इस कुष्ठ रोग को एक और नाम से जाना जाता है हेंसेन रोग। कौन सा? हेंसेन। इसी को एक तरीके से और भी नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं लेप्रेसी। क्या बोलते हैं? लेप्रेसी भी कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक तरीके से लंबे समय तक चलने वाली संक्रामक बीमारी है जिसे ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या त्वचा पर घाव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे 55। आर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा और किन में होता है? ये इससे पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ भैया इसके बारे में, नहीं तो कोई बात नहीं, यदि नहीं पता तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आर्गोटिज्म रोग वो कृमि की वजह से, कवक से, वहीं कवक से सरीसृपों में, कवक से मवेशियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर हो जाएगा कवक से मवेशियों में। यानी कि क्या आर्गोटिज्म रोग जो होता है ये किस में होता है? ये मवेशियों में होता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 56। सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? कौन सा? सिरोसिस रोग। ये आप लोगों को बताना है कि जो सिरोसिस रोग है ये हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आमाशय को, मस्तिष्क को, यकृत को, गुर्दे को। तो जो सिरोसिस रोग है एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो ये क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ठीक, यकृत जो होता है इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं जिगर। इसी को क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। इसी को हम और क्या बोलते हैं? लीवर। इसी को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। तो सिरोसिस रोग जो होता है ये किसको प्रभावित करता है? ये तो ये प्रभावित करता है आप लोगों के सामने यकृत को। किसको प्रभावित करता है बच्चों? यकृत को करता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो ये रोग जो होता है इसमें लीवर में एक तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो मुख्य रूप से लीवर से संबंधित बीमारी है, जैसे कुछ लोग दारू वगैरह, शराब वगैरह का सेवन करते हैं तो उससे ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बीसीजी टीका का पूरा नाम क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि जब आप लोगों को मैंने टीबी के बारे में पढ़ाया था, यानी कि टीबी ही नहीं तो आपको मैंने तपेदिक के बारे में बताया है। तपेदिक का याद नहीं रहे तो आप लोगों को क्षय रोग के बारे में बताया था। क्षय रोग का यदि याद नहीं रहे तो यक्ष्मा रोग के बारे में बताया था। ये सारे के सारे नाम एक ही रोग के हैं और उसके लिए जो टीका लगाया जाता है उस टीके का नाम जो है वो है बीसीजी। अब इनमें से आप लोगों को चारों में से बताना है कि उसका सही नाम क्या होगा। तो 57 का आपको उत्तर बताना है। ठीक, चलिए वर्णांधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती? सिर्फ हरे की, लाल व हरे रंग दोनों की, सिर्फ लाल की, या लाल व नीले रंग दोनों की? तो वर्णांधता रोग जो है आपको पता होना चाहिए ये कैसा रोग है। ये अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग है, जो कि आपको वे पता ही होना चाहिए। तो इसमें जिसकी पहचान करना मुश्किल होती है भैया वो हो जाएगा 58 का बी, लाल व हरे रंग दोनों की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है गोनोरिया रोग किसको प्रभावित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि गोनोरिया रोग जो है ये किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है, हृदय को प्रभावित करता है, या फिर यदि देखा जाए तो आप लोगों के सामने है पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक, या फिर यदि देखा जाए तो आपके सामने मूत्र मार्गों को प्रभावित करता है। तो गोनोरिया रोग जो होता है जिसको प्रभावित करता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, यानी कि मूत्र मार्गों को प्रभावित करने वाला रोग है। ठीक, ये एक तरीके से यौन संपर्क से फैलने वाला रोग है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है। ये क्या है? ये यौन संपर्क से फैलने वाला रोग है, जो मुख्य रूप से किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है, जिसका नाम क्या है? गोनोरिया, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसका इलाज नहीं होता है तो क्या हो सकता है? तो बांझपन की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि इसका इलाज नहीं होता है तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हाथी पांव रोग का अन्य नाम क्या है? तो हाथी पांव रोग, जिसमें पांव का आकार जो होता है वो एक तरीके से किसके समान हो जाता है बच्चों? तो पांव का आकार जो होता है बहुत ज्यादा फूल जाता है, तो वो हाथी के जैसा दिखने लगता है, हाथी पांव की तरह दिखने लगता है ये। ठीक, तो इसमें यदि देखा जाए तो इसके अन्य नाम क्या है? तो इसके अन्य नाम एलिफेंटेसिस, फील पांव, फाइलेरिया, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ठीक, यानी कि इसे हम कहीं ना कहीं एलिफेंटाइसिस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं, वहीं लिम्फेटिक भी कहते हैं बच्चों। इसके अलावा यदि आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसको और भी नाम है, लिम्फेटिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। फिलेरियसिस भी कहते हैं और हाथी पैर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने
61 ई कोलाई जीवाणु का पता या पाया जाता है, यानी कि ई कोलाई जो जीवाणु है इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ पाया जाता है। ठीक, कौन सा जीवाणु है भैया? ई कोलाई है। प्यारे साथियों, यदि अभी तक आप लोगों ने क्लास को देखा है और क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को जरूर लाइक करें, क्योंकि यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और ये मेहनत केवल आप लोगों के लिए ही की जा रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है अमाशय में, मानव की आंत में, अग्नाशय में या यकृत में। तो ई कोलाई जो जीवाणु है बच्चों ये पाया जाता है, तो 61 का हो जाएगा बी, मानव की आंत में। तो भोजन के पाचन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यदि है बच्चों तो वो है कौन सा? आपका ई कोलाई। ठीक, इसे कहीं ना कहीं एसरिकिया कोलाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसरिकिया कोलाई भी कहते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये छड़ी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? ये छड़ी के आकार का जीवाणु होता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। त्वचा से है, तंत्रिका तंत्र से है, पाचन तंत्र से है या हृदय से है? तो एपिडर्मिक रोग जो संबंधित है बच्चों वो है त्वचा से। जो हमारे शरीर की त्वचा है उससे संबंधित रोग जो है वो कौन सा है? एपिडर्मिक। चलिए अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग का रोगजनक वायरस क्या है? जो इन्फ्लुएंजा रोग है इसका रोगजनक जो है वह कौन सा है? इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा डीएनए वायरस है, इन्फ्लुएंजा आरएनए वायरस है या इनमें से कोई नहीं? वायरस तो है, लेकिन इस वायरस में यदि देखा जाए तो कौन सा वायरस है ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा आरएनए। अभी यहाँ पर डीएनए और आरएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, वहीं यदि हम बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो द्विहेलिक्स संरचना होती है, या इसकी संरचना जो होती है वो डबल होती है और इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है? सिंगल होती है। डीएनए जो होता है ये क्या होता है बच्चों? तो डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, और बल्कि ये भी एक अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन आरएनए जो होता है ये विषाणु का एक तरीके से देखा जाए तो क्या होता है? ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, वहीं डीएनए में यदि देखा जाए तो नाइट्रोजनी क्षार के रूप में क्या क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजनी क्षार के तौर पर यहाँ पर इसमें केवल यूरेसिल नहीं पाया जाता, यूरेसिल जो पाया जाता है वो इसमें पाया जाता है। इसमें क्या गया? तो एडिनिन है, एडिनिन, ग्वानिन। ठीक, एडिनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, थाइमिन, और एक है साइटोनिन। तो ये सारों चीजें जो है सी लिख देता हूँ, साइटोसिन। तो ये पाया जाता है डीएनए में, बाकी इसमें तीनों तो ये और एक यूरेसिल पाया जाता है किसमें? आरएनए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, मिथेमोग्लोबिनिया रोग किस रोग का अन्य नाम है? यह आपको बताना है कि मिथेमोग्लोबिनेमिया किस रोग का अन्य नाम है। तो ये टर्नर सिंड्रोम का है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का है, डाउन सिंड्रोम का है या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि किस रोग का अन्य नाम है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम का। किसका हो जाएगा? ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65, हैजा रोग फैलता है। तो हैजा रोग जो है वो किसकी वजह से फैलता है? कृमि से, कवक से, विषाणु से, जीवाणु से। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हैजा जो रोग है वो किसकी वजह से फैलता है। तो 65 का हो जाएगा जीवाणु से। किसकी वजह से फैलता है? ये जीवाणु की वजह से फैलने वाला रोग है कौन सा? हैजा। चलिए अगला प्रश्न है 66, टिटनेस रोग में जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है। ठीक, घाव से, श्वास से, जल से, दूषित भोजन से, यानी कि जिस व्यक्ति को टिटनेस रोग हो जाता है वो जीवाणु से होता है। तो इस शरीर के कौन से अंग से प्रवेश करता है? तो बच्चों ये करता है घाव की वजह से। जहां पर हम लोगों को घाव लग जाता है वहां से हमारे शरीर में क्या करता है बच्चों? प्रवेश करता है ये। चलिए, निमोनिया रोग का लक्षण है। तो सर्दी जुकाम है, सांस लेने में कठिनाई है, फेफड़ों में सूजन है, व बी व सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, सांस लेने में कठिनाई भी आती है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। कौन से रोग में? तो निमोनिया रोग में हो जाता है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग का सामान्यतः लक्षण क्या है? जो तपेदिक रोग है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षय रोग बोलते हैं, ये आप लोगों को पता है, या इसी को हम बोलते हैं टीबी। ठीक, इसके लिए ट्यूबरक्लोसिस, हाँ ट्यूबरक्लोसिस जो है इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का टीका लगाया जाता है। ठीक, तो इसमें सामान्यतः लक्षण क्या है? तो यकृत और पित्ताशय में गड़बड़ी, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी,
उत्सर्जन तंत्र में गड़बड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी देखने को मिलती है। ठीक, चलिए 69, एमआरआई का पूरा नाम। इससे पहले भैया मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि एमआरआई क्या होती है। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, इसका जवाब देना है कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे। ठीक, 69 का आंसर आप लोगों को मुझे बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, आयरोफार्म मेक्साफार्म किस रोग के उपचार के लिए दवा है? यानी कि ये एंटीबायोटिक है, ये दवाएं हैं, तो किस रोग के उपचार के लिए ये दवा है? ठीक, तो पेचिस है, अतिसार है, डायरिया है या उपयुक्त तीनों है? तो ये आप लोगों को बताना है भैया कि इसका सही जवाब क्या है। नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपके सामने क्या, तो वो हो जाएगा आपके सामने उपयुक्त तीनों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों। तो पेचिस है, डायरिया है, अतिसार है। यदि हम इनमें देखें तो मैंने आप लोगों को इससे पहले डायरिया के बारे में बताया था कि डायरिया क्या होता है। ठीक, तो डायरिया एक तरीके से व्यक्ति के क्या हो जाना भैया, तो कहीं ना कहीं दस्त लग जाना। अतिसार क्या होता है? तो अतिसार को ही डायरिया कहा जाता है। ठीक है, जिसमें भी कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है इसको बार बार कहीं ना कहीं दस्त जाता है, इसे बोलते हैं अतिसार। ठीक, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कन्फेड यानी कि मम्प्स किस रोग का अन्य नाम है? देखो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, वही प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है। अब यहाँ पर आपको मम्प्स ना देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर कन्फेड जो है ये आपके सामने दे रखा है, मतलब एक चीज यहाँ पर दे रखी है, तो इससे हम समझ जाएंगे फाइलेरिया, गलसुआ, फिलपांव या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम कहेंगे गलसुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पीलिया रोग है, पीलिया रोग क्या है? या पोलियो रोग है, सॉरी ना, पोलियो रोग है, प्रोटोजोआ जनित है, कृमि जनित है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है? तो पोलियो रोग के बारे में आप लोगों को बताना है। तो पोलियो एक कैसी बीमारी है? ये विषाणु जनित बीमारी है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 73, मानव में प्लाज्मोडियम हमला करता है। जो मानव शरीर है इसमें प्लाज्मोडियम जो है वो किसके ऊपर हमला करता है? यकृत की कोशिकाओं पर, पेनक्रियाज की कोशिकाओं पर, तंत्रिका तंत्र पर या फिर त्वचा पर? तो मानव में प्लाज्मोडियम जो होता है बच्चों, जिस पर एक तरीके से हमला करता है वो यकृत की कोशिकाओं पर करता है। किस पे करता है? ये यकृत की कोशिकाओं पर करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित एक तरीके से चिकित्सा प्रणाली है? किससे संबंधित चिकित्सा प्रणाली है ट्रेडमिल टेस्ट? ठीक, टीएमटी भी पूछ सकते हैं, इसको टीएमटी नाम से भी जान सकते हैं। तो हार्ट से, लीवर से, किडनी से, ब्लड से। तो ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यह है किडनी से। किससे संबंधित है? ये किडनी से संबंधित है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से प्लेटी हेलमिंथी जनित रोग कौन सा है? जो प्लेटी हेलमिंथी जो रोग है ये किसकी वजह से होने वाला रोग है? फाइलेरिया, नारू या बाला, पायरिया, टीबी? तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम बोलेंगे फाइलेरिया। ठीक, चलिए अभी तक हम कितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं बच्चों? तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 75 क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। हर एक चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि ये क्या है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फाइलेरिया है ये क्या है? तो एक संक्रामक बीमारी है। ठीक, जो किसकी वजह से होती है? तो परजीवी कृमियों की वजह से होती है। परजीवी, जो परजीवी होते हैं, परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं। और ये किसकी वजह से? कृमि की वजह से होने वाली बीमारी है ये। ठीक है, यह बीमारी जो है रक्त चूसने वाले कीड़ों के काटने से फैलती है। इसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को पता होगा, मैंने इससे पहले बताया है। फाइलेरिया जो है इसे और हम किस नाम से जानते हैं? हाथी पांव के नाम से। चलिए अगला प्रश्न है 76, हेपेटाइटिस रोग किससे फैलता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से, प्रोटोजोआ से? तो यहाँ पर आप लोगों को हर एक के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा रोग जो है वो किसकी वजह से होता है। चलो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं भैया हर एक के बारे में, ताकि हर एक विद्यार्थी कभी गलत ना करे। एक छोटी सी ट्रिक का प्रयोग करूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक, पहले इसका उत्तर बता देता हूं मैं आप लोगों को। 76 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जिसे हम बोलेंगे वायरस। ठीक, तो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं कि जो वायरस है, इस वायरस की वजह से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं? तो वायरस की वजह से होने वाले जो रोग हैं बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा रेबीज है। ठीक, रेबीज के अलावा खसरा है, ये भी किसकी वजह से होता है? तो ये भी होता है आप लोगों के सामने वायरस की वजह से। हर्पिस है, हर्पिस के अलावा मेनिनजाइटिस है, मेनिनजाइटिस।
मेनिनजाइटिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, आने वाला प्रश्न है ये मेनिनजाइटिस। ठीक, वहीं हिपेटाइटिस जो कि ऊपर लिखा है ये हिपेटाइटिस, ये किसकी वजह से होने वाला रोग है, ये वायरस की वजह से होने वाला रोग है। वहीं ट्रेकोमा, कौन सा, ट्रेकोमा जो है ये भी एक तरीके से वायरस से होने वाली बीमारी है। पोलियो ये भी वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। वहीं देखा जाए तो एड्स, ये सब जो बीमारी है ये किसकी वजह से होने वाली है, ये वायरस की वजह से। वहीं एड्स के अलावा चेचक, चेचक के अलावा देखा जाए तो छोटी माता, छोटी माता। ठीक, वहीं यदि देखा जाए बच्चों तो डेंगू जुअर, डेंगू जुअर, डेंगू जुअर के अलावा और कौन सा बचता है, गलसोथ, गलसोथ, और गलसोथ के अलावा बचता है इन्फ्लुएंजा, कौन सा, इन्फ्लुएंजा। तो ये वह रोग है जो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, ये वायरस की वजह से होने वाले रोग है। लगभग 8 से 10 रोगों के बारे में बताया है। बस अगली वाली स्लाइड जो होने वाली है हम उसमें अगले किसी एक के बारे में बात कर लेंगे, या तो कवक या बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में इटाई रोग का मुख्य कारण क्या है, पारा प्रदूषण, यूरेनियम प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो मनुष्य में इटाई रोग का जो मुख्य कारण है बच्चों वो हो जाएगा 77 का सी, कैडमियम प्रदूषण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 78, किस रोग में मानव की लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती है, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें कहीं ना कहीं लसिका ग्रंथियां जो होती है वो बढ़ जाती है, पायरिया रोग में, निद्रा रोग में, मेनिनजाइटिस रोग में या मिर्गी रोग में। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम बोलेंगे निद्रा रोग जो होता है, इसमें जो मानव शरीर है इसमें लसिका ग्रंथि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, संक्रमित जमीन से कौन सा रोग होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एथलीट फुट रोग, फील्डमाउ रोग, अपस्मार रोग या इनमें से कोई नहीं। जो जमीन होती है जो एक तरीके से संक्रमित होती है उससे कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर हो जाएगा एथलीट फुट रोग। कौन सा होता है, एथलीट फुट रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एक्वा इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, अपस्मार रोग किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे नाम आते हैं जब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमको पता नहीं रहता। तो लेकिन आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी विद डीके आपका परिवार एक बेहतरीन और शानदार क्लास लाया है, जिसमें सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जा रहा है। हृदयघात को, मृगी को, पोलियो को या इनमें से कोई नहीं। तो अपस्मार जो रोग है बच्चों वो जिसको कहा जाता है वो है मृगी को। मृगी में क्या होता है, शरीर में एकदम कंपन आना और शरीर में जो भी अपने हाथ पैर हैं उनको जमीन पे ठोकना, इस प्रकार की कहानी इसमें होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 82, साइक्लोप्स जलीय जीव किस रोग का वाहक है। यहाँ पर आपको बताना है जो साइक्लोप्स जो जीव है ये जल में पाए जाने वाला है, ये किस रोग का वाहक है, टाइफाइड का, डायरिया का, हैजा का या नारू का। तो 82 का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, नारू। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने टाइफाइड के बारे में बताया है, वहीं आप लोगों को किसके बारे में बताया है भैया, तो वहीं आप लोगों को डायरिया के बारे में बताया है, वहीं हैजा के बारे में बताया है। तो वहीं अब आप लोगों के सामने मैं बता देता हूँ किसके बारे में, नारू के बारे में। ठीक है, कि ये होता क्या है, तो ये जो है परजीवी संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी है, पहली चीज। ठीक, इसे और किस नाम से जाना जाता है, गिनी कृमि रोग भी कहा जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है भैया, तो इसमें आमतौर पर खुद पता लगाया जा सकता है। शुरुआत में यदि देखा जाए तो इसके लक्षण दिखते नहीं है, लेकिन 1 साल बाद इसमें क्या होता है, मरीज का जो पैर होता है उस पैर में दर्द होने लगता है, पैर में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। वहीं दूसरी बात जलन महसूस होने लगती है, जलन महसूस होती है इस रोग में, पैर में दर्द, और दूसरी बात क्या महसूस होती है, इसमें जलन महसूस होने लगती है। और एक और चीज़ क्या होती है इसमें नारू में, तो इसमें छाला बन जाता है। क्या बन जाता है, पैर में छाला बन जाता है, और छाला बनने के बाद कुछ ही हफ्तों के बाद वो क्या होता जाता है, फट जाता है। तो इस प्रकार से वो पैर में एक तरीके से ये होने वाली बीमारी है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को कहीं ना कहीं ड्रैकुनकुलाइसिस भी कहते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 83, ब्लू बर्ड व स्वाइन फ्लू रोग का रोगजनक वायरस क्या है। जो ब्लू बर्ड फ्लू है व स्वाइन फ्लू रोग है, इसकी यदि हम बात करें तो इसका रोग कारक क्या है, रोगजनक कौन सा है। ठीक, तो H1N5 व H5N1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर इसका जो रोगजनक वायरस जो है उस वायरस का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है ऑप्शन नंबर बी, H5N1 व H1N1 इसका रोगजनक है।
चलिए 84 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सेरेब्रल पाल्सी रोग जो बच्चों में होता है किस अंग से संबंधित है? यहाँ पर सेरेब्रल पाल्सी रोग, ये सेरेब्रल पाल्सी रोग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं क्या भैया कि ये कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, कान को, हड्डी को, त्वचा को। तो यहाँ पर 84 का सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि मस्तिष्क जो होता है इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। मस्तिष्क जो होता है इसके हमारे 3 भाग होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क होता है, दूसरा पश्चिम मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क होता है, और एक तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा होता है ये? पश्चिम मस्तिष्क। तो हमारे शरीर के अग्र वाले भाग में ही आप लोग देखोगे तो इसमें क्या होता है, सेरेब्रल वगैरह होता है। तो ये संबंधित किससे है? तो मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। तो इसे कहीं ना कहीं मस्तिष्क पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मस्तिष्क पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। साइजोफ्रेनिया रोग किस प्रकार का रोग है? ये आप लोगों को बताना है कि साइजोफ्रेनिया रोग जो है वो किस प्रकार का रोग है। ये एक शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, अनुवांशिक रोग है या कृमिजनित रोग है? तो साइजोफ्रेनिया रोग जो होता है बच्चों, ये होता है किससे संबंधित? एक मानसिक रोग होता है। ये कैसा रोग होता है? ये मानसिक रोग होता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है। कौन सा रोग है ये? तो साइजोफ्रेनिया रोग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे, प्लेग रोग का संक्रमण किससे फैलता है? जो प्लेग रोग होता है किसकी वजह से फैलता है? दूषित भोजन से, गंदगी से, हवा से, चूहों के पिस्सुओं से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा डी, यानी कि प्लेग एक टाइम पे बीमारी नहीं बल्कि महाबीमारी का भी रूप थी ये। तो ये कहीं ना कहीं चूहों के पिस्सुओं से फैलता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 87। टोटल आप लोगों के लिए यहाँ पर 150 प्रश्न रखे गए हैं। मैंने कहा है शुरुआत में ही एक ये मैराथन क्लास है जिसमें केवल 1-2 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन नहीं, आप लोगों को लगभग 150 प्रश्नों के माध्यम से 500 से 600 प्रश्न देने की कोशिश की गई है, ठीक है। क्वेश्चन तो 150 है, क्वेश्चन ऑफ संख्या यदि देखेंगे हम 150 है, लेकिन 150 से कितने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है? आप लोगों के लिए लगभग 600 क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। तो टिटेनस रोग का रोगजनक जीवाणु है बेसिलस टिटेनी, विब्रियो टिटेनी, टिटेनी विब्रियो या टिटेनी बेसिलस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, यानी कि बेसिलस टिटेनी। चलिए अगला प्रश्न है 88। दाद रोग का रोगकारक कवक है, यानी कि जो दाद होती है इस दाद का रोगकारक कवक कौन सा होता? तो कवक की वजह से है, लेकिन इसका यदि देखा जाए तो कौन से कवक की वजह से होता है? एकेरिज स्केबीज, एस्परजिलस, ट्राइकोफाइटोन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही उत्तर हो जाएगा ट्राइकोफाइटोन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। नहीं देखा है तो पीछे बैक करके एक बार देख लीजिए, बार बार उसी चीज को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलिए भैया अगला प्रश्न है, दमा रोग का रोगकारक कवक क्या है? दमा भी एक तरीके से कवक की वजह से होने वाला रोग है। तो टीनिया कैपेटिस, एस्परजिलस, फ्यूमिगेटस, ट्राइकोफाइटोन या एकेरिज इसके बीज। तो दमा जो रोग होता है बच्चों, ये किसकी वजह से होता है? तो ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक जो कवक है उसकी वजह से होने वाला रोग है ये, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, रेडियो शक्र स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? कैंसर तो होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो बात कही गई है रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? मस्तिष्क कैंसर, अस्थि कैंसर, रक्त कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। तो बच्चों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अस्थि कैंसर। कौन सा है? कैंसर जो होता है बहुत सारे प्रकार का होता है, हमारे शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है तो कैंसर होता है, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्टोमेटाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? जो स्टोमेटा जो है यानी कि स्टोमेटाइटिस जो रोग है ये किसको प्रभावित करता है? गले को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जीभ को करता है या मुख को करता है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो करता है जीभ को, यानी कि स्टोमेटाइटिस जो रोग होता है ये जीभ को प्रभावित करता है। इसमें स्वाद वगैरह जो आना है वो एक तरीके से क्या हो जाता है? कम हो जाता है इस रोग के दौरान, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, कैंसर रोग के प्रकार क्या हैं? आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि जो कैंसर रोग हैं इसके प्रकार क्या क्या हैं। कार्सिनोमास है, ल्यूकीमिया है, सार्कोमास है व लिम्फोमास है।
या फिर उपरोक्त सभी? तो देखो कैंसर जो होता है कोई एक प्रकार का नहीं, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं साथियों। तो कार्सिनोमास भी है, ल्यूकीमियास भी है, सार्कोमास भी है, लिम्फोमास भी है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 90 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए, सार्स रोग का पूरा नाम क्या है? सार्स रोग जो है इसका पूरा नाम आप लोगों को बताना है। सीवियर एक्यूट सिंड्रोम, सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेशन सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो क्वेश्चन नंबर 93 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, खसरा रोग का रोगजनक वायरस है। जो खसरा रोग होता है इसका जो रोगजनक वायरस है वो कौन सा है? मोरबेली वायरस है, वेरिसेल्ला वायरस है, रेहब्डो वायरस है, या फिर वेरियोला वायरस है? देखो यहाँ पर वायरस तो है, लेकिन इनमें देखो वेरिसेल्ला और वेरियोला बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बहुत कम कम माइनर परिवर्तन है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। तो खसरा रोग का जो रोगजनक वायरस है वो है मोरबेली वायरस। कौन सा है? मोरबेली वायरस। और वायरस की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं ये से पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन से, गंदे पानी से, पागल कुत्ते के काटने से, चूहों के पिस्सुओं से? तो बच्चों यहाँ पर चूहों के पिस्सुओं से तो जो रोग होता है वो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, वो प्लेग होता है। कौन सा होता है? प्लेग। वही दूषित भोजन वगैरह से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? तो वो टाइफाइड होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, वहीं गंदे पानी से भी ये होता है। वहीं पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है बच्चों वो होता है रेबीज रोग होता है। ठीक, वो कहीं ना कहीं पानी पीता है तो उसके गले में ऐंठन होती है, इसलिए उसको पानी से डर लगने लगता है इस रोग में। चलिए अगला प्रश्न है, किस रोग का पता लगाने के लिए मुख गुहा की झिल्ली का परीक्षण किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा रोग है जिसका पता लगाने के लिए जो हमारा मुख है उसकी जो झिल्ली है उसका परीक्षण किया जाता है? गलसुआ का, पायरिया का, फाइलेरिया का, या टाइफाइड का? तो देखो हर एक रोग के बारे में मैंने आपको बताया। फाइलेरिया का मतलब होता है हाथी पांव। ठीक, वहीं आप लोगों को गलसुआ के बारे में बताया था, गालों में दोनों साइड पर क्या आ जाना? सूजन का आ जाना। टाइफाइड आप लोगों को पता है, एक तरीके से इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गलसुआ। तो गलसुआ जो होता है ये गाल वाले क्षेत्र पर होता है और इसीलिए इसकी झिल्ली वगैरह जो होती है उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, छोटी माता रोग को कहा जाता है? जो छोटी माता रोग है इसे और हम किस नाम से जानते हैं? तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बिग पॉक्स, इनमें से कोई नहीं? देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर लिए गए हैं ताकि हर एक चीज़ आप लोगों की क्लियर हो। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो 97 का ए हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे चिकन पॉक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 98, पोलियो रोग को कहा जाता है? तो पोलियो जो रोग होता है इसे पोलियोमेटिस कहेंगे, पोलियोमेलाइटिस कहेंगे, पोलियोसिस कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो पोलियो जो मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि पोलियो जो रोग होता है वो किसकी वजह से होने वाला रोग है? ये वायरस की वजह से होने वाला रोग है। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है भैया कि जो पोलियो है ये पोलियो को मुख्य रूप से और क्या कहा जाता है, इसका एक जो नाम है वो क्या है ये आपको बताना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलियोमेलाइटिस इसे कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कोबाल्ट कीमोथेरेपी किस रोग में की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो कीमोथेरेपी शब्द यदि आ जाए तो बच्चों ध्यान रखना वहां पर एक ही आंसर आप लोगों का होने वाला है, जो कि है कैंसर। ठीक, तो एड्स, कैंसर, स्वाइन फ्लू, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आप लोगों के सामने क्या? कैंसर। कैंसर जो बीमारी है इसी में जो की जाती है वो क्या की जाती है? कीमोथेरेपी की जाती है। निमोनिया रोग का रोगजनक है? प्रोटोजोआ से, कवक से, विषाणु से, जीवाणु से? तो निमोनिया रोग जो है उसका याद रखिएगा बच्चा, वो हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम बोलेंगे जीवाणु। तो 100 का आंसर हो जाएगा जीवाणु। अब यहाँ पर मैंने इससे पहले आप लोगों को नहीं बताया इसलिए बता दूं यहाँ पर कि जो जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं बच्चों वो है प्लेग है। ठीक, दूसरा आप लोगों के सामने डिप्थीरिया। कौन सा? डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया रोग भी जीवाणु की वजह से होता है। अगला है तपेदिक, जिसे हम टीबी कहते हैं। अगला है काली खांसी, जिसे कुकर खांसी भी कहा जाता है। काली खांसी ये भी किसकी वजह से होने वाला है? तो ये जीवाणु की वजह से होने वाला है। अगला है टिटेनस, तो टिटेनस रोग जो है ये भी किसकी वजह से होने वाला है? जीवाणु की वजह से। अगला है कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी कहते हैं। कुष्ठ रोग जिसे हम क्या कहते हैं? लेप्रोसी, ये भी जीवाणु की वजह से होने वाला है। अगला है बच्चों न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जिसे निमोनिया भी कहते हैं, न्यूमोनिया। ठीक, उसके बाद है हैजा। उसके बाद और क्या है भैया? तो हैजा के बाद है टाइफाइड,
हैजा जो है, इसी के बाद और क्या आ जाएगा, टाइफाइड। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं ये सब किसकी वजह से होने वाले हैं, ये तो ये होने वाले हैं जीवाणु की वजह से। और भी कोई सा बचाएगा? जी बिल्कुल, तो गोनोरिया, मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ गोनोरिया के बारे में। ठीक, एक मूत्र मार्ग में होने वाला रोग है और एक है सिफिलिस। तो ये सारे के सारे जो रोग हैं ये किसकी वजह से होने वाले हैं, ये जीवाणु की वजह से होने वाले रोग हैं। चलिए अगला प्रश्न है 101, डेंगू बुखार दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से पहुंचता है? जो डेंगू बुखार होता है वो दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से पहुंचता है, ये आप लोगों को बताना है। तो नर एडिज मच्छर द्वारा, मादा एडिज मच्छर द्वारा, मादा एनोफिलीज द्वारा या नर एनोफिलीज द्वारा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मादा एडिज मच्छर के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 102, कुष्ठ रोग का लक्षण है ऊतकों का अपक्षय, फेफड़ों का अपक्षय, हड्डियों का अपक्षय या इनमें से कोई नहीं। जो कुष्ठ रोग होता है, इस कुष्ठ रोग का लक्षण क्या है? तो किस चीज में हमें क्षय यानी कि नुकसान देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊतकों का अपक्षय। जो हमारे ऊतक हैं, सर ऊतक क्या होते हैं? तो ऊतक जो होता है ये कोशिकाओं का समूह जो है वो कहलाता है ऊतक। कोशिकाओं का समूह, ध्यान रखना, कोशिकाओं का जो समूह होता है, इस कोशिकाओं के समूह को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। जिसमें कहीं ना कहीं कौन सा रोग होता है? तो उससे होता है कुष्ठ रोग, यानी कि इनके नष्ट होने से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है HIV का पूरा नाम। तो ह्यूमन इम्यूनोवायरस, ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनोवायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोवायरस डिफिशियंसी। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही उत्तर है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो कि पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रेबीज रोग जो होता है इससे कहीं ना कहीं कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आप लोगों को बताना है भैया। ठीक, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हम धीरे धीरे एक एक प्रश्न करके 104 तक आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए पूरी क्लास डिजाइन की गई है और इस क्लास को डिजाइन करने में मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र, स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। वहीं आप लोगों से पूछा जाए जो रेबीज का टीका है, रेबीज का टीका, इस रेबीज के टीके की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो हर एक व्यक्ति जानता होगा, नहीं जानता है तो आप लोगों को बता दूं, लुई पाश्चर के द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई थी। ठीक, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाए कभी कि जो रेबीज है, इस रेबीज के टीके का खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी प्यारे बच्चों किसने? ये डॉक्टर लुई पाश्चर ने की थी ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पेचिस रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है, यानी कि पेचिस जो रोग होता है वो कहीं ना कहीं किसके लिए है भैया? तो ये पेचिस रोग जो होता है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अब प्रोटोजोआ की वजह से जो रोग होते हैं वो अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले जो रोग हैं बच्चों, वो ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की वजह से एक तो हो जाएगा पायरिया। कौन सा हो जाएगा? पायरिया। पायरिया क्या होता है ये आपको मैंने बता ही दिया है पहले। दूसरा होता है काला जार, काला जार। ठीक, एक होता है मलेरिया। मलेरिया भी जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मलेरिया के अलावा पेचिस भी जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है? तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और एक होता है कौन सा? निद्रा रोग। तो ये सारे के सारे जो रोग हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ये तो ये होते हैं प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो पेचिस रोग दे रखा है, इस पेचिस रोग के बारे में बताना है आप लोगों को यहाँ पे कि इसका कौन सा प्रोटोजोआ रोगजनक है। तो लिस्टमेनिया डोनोवानी, एंड अमीबा हिस्टोलिका, ड्रिपेनोमासोमा ब्रुकेई एंड अमीबा जिंजीवेलिस। तो पेचिस रोग का जो रोगजनक है बच्चों वो 105 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, ये जो रोग है, एक संक्रामक रोग जो होता है, इसमें आंतों में सूजन पैदा करता है। पेचिस रोग में क्या होता है? तो इसकी वजह से आंतों में सूजन आती है। आंतों में क्या जाती है भैया इसकी वजह से? तो आंतों में सूजन आ जाती है, और आंतों में सूजन आने की वजह से गंभीर दस्त हो जाती है, और बुखार, पेट दर्द, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। मल में खून आना, ये सारी समस्याएं जो है वो पेचिस की भी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 105 के बाद 106, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? जो एड्स के विषाणु हैं ये किस चीज को नष्ट कर देते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक, तो यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने दे रखी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिम्फोसाइट को, एंथ्रेसाइट को,
आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को। तो यहाँ पर प्यारे साथियों यदि देखा जाए तो यहाँ इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिम्फोसाइट को। तो एड्स के विषाणु जो होते हैं वो किसको नष्ट कर देते हैं? ये लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर एक और चीज आप लोगों के सामने है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो एड्स का परीक्षण है उस एड्स के परीक्षण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक, तो इसके लिए जो परीक्षण होता है उस परीक्षण को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। एड्स का जो परीक्षण है उसे कहते हैं एलिसा। क्या बोलते हैं? एलिसा कहते हैं। अब इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए, स्पोरोजोआइट किस रोग की एक संक्रामक अवस्था है? यानी कि स्पोरोजोआइट जो है वो कौन से रोग की एक संक्रामक अवस्था है? एड्स की है, डेंगू की है, मलेरिया की है, प्लेग की है? तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कालाजार रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कालाजार जो रोग है वो किससे होने वाला रोग है ये? तो ये जो रोग होता है बच्चों ये होता है किसकी वजह से? तो ये प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, अब इसमें जो मुख्य रूप से जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है? ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है क्या? हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, लिशमेनिया डोनोवानी या ट्रिपेनोसोमा ब्रुगेई? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आप लोगों के सामने? तो 108 का हो जाएगा सी, यानी कि लिशमेनिया डोनोवानी। क्या हो जाएगा? लिशमेनिया डोनोवानी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109, तनिका शोध या दिमागी बुखार किस रोगों को कहा जाता है? तनिका शोध या फिर कौन सी बुखार भैया? दिमागी बुखार की बात हो रही है। ये किस रोग को कहा जाता है? मलेरिया को, मेनिंजाइटिस को, टाइफाइड को, हिपेटाइटिस को? तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेनिंजाइटिस को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, चेचक रोग फैलता है फंगस से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से? तो जो चेचक रोग है ये जिसकी वजह से फैलता है बच्चों वो फैलता है किसकी वजह से? वायरस से फैलता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये से पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं। पोलियो रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। तो ये पोलियो रोग जो है उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र? तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्व सिस्टम कहा जाता है। और तंत्रिका तंत्र के जो इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन है। मछली उपचार किस रोग में किया जाता है? तो मछली उपचार जो है बच्चों खुजली में, दाद में, दमा में, निद्रा रोग में? तो मछली उपचार जो किया जाता है बच्चों वो किया जाता है दमा में। किसमें किया जाता है? ये दमा में किया जाता है, जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं। सी मक्खी किस रोग की वाहक है? तो जो सी मक्खी है वो कौन से रोग की वाहक है ये आपको बताना है। निद्रा रोग, डायरिया रोग, तपेदिक रोग, पायरिया रोग? तो सी मक्खी जो है बच्चों वो हो जाएगी कौन से रोग की वाहक? निद्रा रोग की वाहक होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए अगला है, तपेदिक रोग का रोगजनक क्या है? विषाणु, कवक, जीवाणु, कृमि? तो ऑप्शन नंबर 114 का सही उत्तर हो जाएगा जी, जिसे हम बोलेंगे जीवाणु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, रक्त के किन कणों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? रक्त के ऐसे कौन से कण हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? तो लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइटस, न्यूट्रोफिलस? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 115 का ए, जिसे हम बोलेंगे लिम्फोसाइट कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 116, टिटनेस रोग का मुख्यतः लक्षण क्या है? तो उल्टी आना, सर्दी जुकाम, शरीर में अकड़न या जोरों का सरदर्द? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, टिटनेस रोग का मुख्य लक्षण जो होता है वो शरीर में अकड़न इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए काली खांसी रोग के उपचार के लिए कौन सी औषधि है? तो MMR का टीका, DPT का टीका, BCG का टीका, MDT का टीका? तो बच्चों इनमें से मैंने आप लोगों को 3 से 4 चीजें बताई है। उम्मीद करता हूं कि वो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काली खांसी के लिए DPT का टीका। ठीक, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य क्षमा किस रोग का अन्य नाम है? कुष्ठ रोग का, टाइफाइड रोग का, तपेदिक रोग का, गलसुआ रोग का? यहाँ पर बात हो रही है राज्य क्षमा की। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता है क्षमा यहाँ पर आया है, तो मैंने आप लोगों को ऐसा बताया था क्षमा रोग जो है वो एक तरीके से यक्षमा रोग भी बताया था आपको ये। तो ये संबंधित है किससे? तपेदिक से। चलिए अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग में विकृति हो जाती है
कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, झिल्ली में सूजन आ जाती है, ऊतकों में गड़बड़ी हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मेनिंजाइटिस रोग जो होता है इसमें आप लोगों को पहले भी बताया है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसकी जो झिल्ली होती है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 120। आवृतबीजी पादप से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनसे कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? कुनेन है, पेनिसिलिन है, विलिशीन है, या एवा बी दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही उत्तर हो जाएगा एवा बी दोनों, यानी कि कुनेन भी प्राप्त की जाती है और पेनिसिलिन भी प्राप्त की जाती है। चलिए, टाइफाइड रोग को और क्या कहा जाता है? साधारण ज्वर कहा जाता है, तपेदिक कहा जाता है, दिमागी ज्वर कहा जाता है, या आंत्र ज्वर कहा जाता है? तो बच्चों, टाइफाइड जो रोग होता है इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो टाइफाइड रोग को और एक और नाम से जाना जाता है, तो वो है आंत्र ज्वर। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है मियादी बुखार, जो कि मैं आप लोगों को इससे पहले वाले प्रश्न में बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 122। चलिए, जीरोप्थेल्मिया जिसे शुष्का छिपांक रोग किस अंग से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। जीरोप्थेल्मिया जो है वो किससे संबंधित है? आंख से, हड्डी से, त्वचा से, मस्तिष्क से? तो बच्चों, इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आंख से, यानी कि जीरोप्थेल्मिया जो रोग है वो किससे संबंधित है? ये आंख से संबंधित है। चलिए, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो डायलिसिस है इसका प्रयोग आमाशय के लिए, यकृत के लिए, गुर्दे के लिए, हृदय के लिए। तो डायलिसिस का मतलब एक तरीके से खून को पृथक करना, यानी कि खून को शुद्ध करके वापस बॉडी में पहुंचाने की एक प्रक्रिया होती है, जो किसके लिए सहायक होती है या किसके लिए किया जाता है बच्चों? तो ये किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 123 का सही उत्तर हो जाएगा गुर्दे के लिए, या फिर हम बात करें गुर्दे यानी कि जिसे हम कहते हैं किडनी के लिए। किसके लिए? किडनी। और जो किडनी होती है इसकी इकाई की यदि हम बात करें तो इसकी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होती है बच्चों? नेफ्रॉन जो होती है, वृक्क की जो इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन? तो बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सेम है, इनमें से कोई सा भी लगा दो। आपका ऑप्शन नंबर बी में लगा देता हूँ, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कालाजार रोग में परजीवी का वाहक कौन है? तो कालाजार जो होता है इसमें परजीवी के रूप में, वाहक के रूप में कौन काम करता है? म्यूकस मच्छर यानी कि क्यूकस मच्छर, घरेलू मक्खी, सी मक्खी, बालू यानी कि सैंड मक्खी? तो 125 का सही जवाब जो है बच्चों, बालू या फिर सैंड मक्खी जो होती है वो कालाजार रोग में परजीवी का वाहक है ये। ठीक, चलिए, किडनी या स्टोन पथरी में पाया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को जब बाथरूम वगैरह करने में प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब उसे किडनी स्टोन है। ठीक, यानी कि पथरी है, तो उसमें क्या पाया जाता है? सोडियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट, या इनमें से कोई नहीं? तो जिस व्यक्ति को पथरी होती है, किडनी का स्टोन होता है, किडनी में स्टोन जमा हो जाता है, तो उसे यदि देखा जाए तो बच्चों कैल्शियम ऑक्सलेट उसमें पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर व जबड़े का नहीं खुलना किस प्रकार का रोग है? जो मानव शरीर है उसके जबड़े का नहीं खुल पाना या उसका जबड़े का कठोर हो जाना किस रोग का कारक है? सबम्यूकस सिरोसिस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, सिरोसिस या फाइब्रोसिस? तो यह जो रोग है वो है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग का। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 128। ज्वर क्या है? रक्त कणिकाओं की सूजन, रक्त कणिकाओं का तापमान बढ़ना, रक्त कणिकाओं में कमी, या रक्त कणिकाओं की अधिकता? तो ज्वर जिसे कि हम बुखार भी कहते हैं बच्चों, तो इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है रक्त कणिकाओं में क्या आ जाना? सूजन का आ जाना। एक तरीके से क्या है? ये ज्वर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पारा किस रोग का कारक है? बड़ी माता, छोटी माता, मीना माता, चेचक? तो हर एक बच्चों को ये पता होगा, पारा जो होता है ये एक तरीके से देखा जाए तो मीना माता जो रोग होता है इसका क्या है? ये कारक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग के मुख्यतः प्रकार हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो हेपेटाइटिस रोग जो है बच्चों इसके प्रकार 5 है, 2 है, 4 है, 3 है। यदि 5 है तो ABCDE है, 4 है तो ABCD है, 3 है तो ABC, 2 है तो AB। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा A, यानी कि 5 है, और 5 कौन से? ABCDE। चलिए, एथलीट फुट रोग का रोग कारक क्या है? एस्परजिलस है, हिस्टोलिटिका है, ट्राइकोफाइटोन है, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों 131वें नंबर का प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ट्राइकोफाइटन, जो कि एक तरीके से क्या है? ये कवक, और कवक की वजह से होने वाला रोग है जिसमें जो पाँव है वो हाथी के जैसा यानी कि फूल के एकदम बहुत ज़्यादा भयंकर दिखने लगता है ये। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है, विल्सन रोग मानव शरीर में होता है। जो विल्सन रोग होता है ये मानव शरीर में जो होता है भैया किसकी वजह से होता है, ये आप लोगों को ऑप्शन में देखकर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर तांबे की अत्यधिक कमी से होता है। दूसरा आप लोगों के सामने है यहाँ पे क्या, तांबे की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। ठीक, आगे है जिंक की अधिकता से होता है या जिंक की कमी से होता है। तो बच्चों यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये जो विल्सन रोग होता है ये मानव शरीर में जो होता है ये किसकी कमी से या किसकी वृद्धि से, तांबे की अत्यधिक वृद्धि से होता है। किसकी वजह से होता है ये, यानी कि जब कोई व्यक्ति विल्सन रोग में क्या है, तांबा ठीक से निकलने की जगह जम जाता है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो मुख्य रूप से यहाँ बीमारी होती है। ठीक है, इससे होता क्या है मुख्य रूप से, तो यह जो बीमारी होती है इसमें जो होता है थकान होती है, बहुत जल्दी व्यक्ति को क्या होने लगती है, थकान होने लगती है। वहीं थकान के साथ साथ व्यक्ति को क्या होता है, पेट दर्द होता है, और पेट दर्द इतना होता है कि इस पेट दर्द पर उस व्यक्ति का क्या नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। ठीक, तो नियंत्रणहीन इसमें क्या होता है, एक तरीके से दर्द होने लगता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो चलने फिरने में भी उसको क्या आती है, समस्या आती है इस रोग में। कौन से रोग में, विल्सन रोग में। चलिए, फाइलेरिया रोग का रोग कारक क्या है, तो वही हाथी पांव जिसे हम बोलते हैं। तो जीवाणु, विषाणु, कृमि, कवक। तो 133 का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर कृमि, यानी कि वो जो कृमि की वजह से मुख्य रूप से होने वाला रोग है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 134, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो शरीर में लोहा या फिर हम यदि बात करें आयरन, ठीक, तो आयरन की वजह से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है। ठीक, तो रक्त क्षीणता, एनीमिया, रक्ताल्पता या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 134 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो इसमें होता क्या है, तो इसमें रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती। जो रक्त होता है इसमें जो स्वस्थ जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है वो नहीं होती है, इसकी वजह से ये होता है। सर इसमें क्या होता है, तो इसमें थकान होने लगती है, त्वचा पीली होने पड़ती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, चक्कर आना चालू हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण दिखने लगते हैं किसमें, इन सारे रोग में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बीएमडी का पूरा नाम। बहुत अच्छा प्रश्न है, बीएमडी का टीका भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक, तो बोन मैरो डिसीज, बोन मैरो डेंसिटी, बोन मैरो ड्रग, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये मैंने आप लोगों को बताया था, यदि बताया है तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखो यहाँ पर लिखा भी है बोन मैरो डेंसिटी। चलिए अगला प्रश्न है मेरुदंड अंग किस रोग से प्रभावित है। जो मेरुदंड है ये किस रोग से प्रभावित होता है, तो मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क से। तो भैया मेनिंजाइटिस का मतलब वही है, आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस या स्पोंडिलाइटिस। तो मेरुदंड अंग जो है जिस रोग से प्रभावित होता है वो है क्वेश्चन नंबर 136 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि स्पोंडिलाइटिस से प्रभावित होता है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बीएमडी का परीक्षण किस रोग में किया जाता है। तो ये आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हाइपोग्लाइसीमिया रोग से मानव शरीर में विकृति हो जाती है। जो हाइपोग्लाइसीमिया रोग है इससे मानव शरीर में विकृति हो जाती है, तो किस चीज में, हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम हो जाना, ग्लूकोज की मात्रा का बहुत कम हो जाना, ग्लूकोज की मात्रा का अधिक बढ़ जाना, या हीमोग्लोबिन की मात्रा की अधिकता होना। तो बच्चों इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा 138 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा का बहुत कम हो जाना। किसमें, ये हाइपोग्लाइसीमिया रोग से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 139, ब्रेक बोन फीवर किसे कहा जाता है, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार। इसका मतलब क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार जो है बच्चों वो किसको कहा जाता है, इसका हिंदी में नाम ये है। ठीक, क्योंकि कभी कभी ऐसा ना देकर वो ऐसा भी दे सकता है। तो डेंगू को, चिकनगुनिया को, टाइफाइड को, मलेरिया को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डेंगू को। ठीक, तो डेंगू बुखार जो है इसे कहीं ना कहीं हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए असंक्रामक रोग जिन्हें कर्क रोग भी कहा जाता है कौन से हैं। असंक्रामक रोग जिन्हें कौन सा, कर्क रोग भी कहा जाता है, वो कौन सा है। पोलियो है, एड्स है, कैंसर है, कोरोना है। तो बच्चों असंक्रामक जो कि कहीं ना कहीं छूने से नहीं फैलता है। ठीक, तो ऐसा रोग जो है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम कहेंगे कैंसर। ठीक, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कर्क रोग भी कहते हैं। वाइवेक्स और फैल्सीपेरम किसकी प्रजातियां हैं, मलेरिया की प्रजाति हैं, प्लाज्मोडियम की प्रजाति है, मच्छर की है, या कृमि की है। तो वाइवेक्स और फैल्सीपेरम यदि देखा जाए बच्चों तो ये जिसकी प्रजाति है वो है प्लाज्मोडियम की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 142, वायरस जनित रोग है, गलसुआ, खसरा, चेचक, एड्स, रेबीज, डेंगू,
पीलिया, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन में बताए थे, उस क्वेश्चन के मुताबिक यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 142 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे के सारे जो रोग हैं बच्चों वो किससे संबंधित है, ये वायरस से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जीवाणु जनित रोग है, कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, मेनिंजाइटिस या उपरोक्त सभी। तो बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से आप लोगों के लिए ये प्रश्न रखा गया है ताकि आप लोगों का एक बार और रिवीजन भी हो जाए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। बहुत अच्छी क्लास आप लोगों के लिए है ये, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैंने बीच में बहुत अच्छे से अलग अलग पूरे रोग बताए थे, यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को ऑप्शन के मुताबिक भी बताया जा रहा है। मलेरिया, दमा, खाज, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, निंद्रा रोग, पायरिया या उपरोक्त सभी। तो 144 का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे कहेंगे सभी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 145, बायोप्सी किस रोग में की जाती है, पोलियो में, कैंसर में, एड्स में, कोरोना में। बायोप्सी या फिर जिसे हमने कहा था थोड़ी देर पहले बच्चों कीमोथेरेपी, क्या कहा था, कीमोथेरेपी। तो ये जिस रोग में की जाती है वह रोग जो है बच्चों वो है क्या, कैंसर, यानी कि 145 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, कैंसर रोग के 4 प्रकार हैं, कार्सिनोमास है, लिम्फोमास है, ल्यूकीमिया व सार्कोमास है या उपयुक्त सभी। तो कैंसर रोग के जो प्रकार है वो सभी प्रकार है, इसलिए 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों के चारों प्रकार है किसके, कैंसर के। चलिए अगला प्रश्न है, गिल्टी, न्यूमोनिक, सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार हैं। तो ये गिल्टी है, न्यूमोनिक है, सेप्टिसिमिक है, ये 6 रोग यानी कि तपेदिक के, कुष्ठ रोग यानी कि लिप्रेशी के, प्लेग यानी कि चूहे के काटने की वजह से होने वाला रोग है उससे, या पीलिया को। तो बच्चों इस 147वें नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्लेग, यानी कि गिल्टी, न्यूमोनिक, सेप्टिसिमिक जो रोग है ये किसके प्रकार है, ये प्लेग के प्रकार है। चलिए बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका मलेरिया में, तपेदिक में, कुष्ठ रोग में, न्यूमोनिया में। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तपेदिक, जिसे कहेंगे हम क्या, टीबी रोग में ये दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है, वायु प्रदूषण से, कुपोषण से, एवा बी दोनों से या डी यानी कि दूषित पानी से। तो बच्चों टाइफाइड रोग जो होता है दूषित पानी से या दूषित भोजन से फैलता है, ये आप लोगों को बताया था। इसका जो वाहक होता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से ये फैलता है, ये आपको पता होगा। इसी को हम लोग कहते हैं, टाइफाइड को कौन सा रोग कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं, मियादी बुखार। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चों, जो कि आप लोगों को बताया है, आंत्रशोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंत्रशोथ भी कहते हैं। ठीक, वहीं आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसका जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को क्या कहते हैं बच्चों, तो इसके टेस्ट को बोलते हैं विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं, विडाल टेस्ट कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, तो प्यारे साथियों, जो मैराथन क्लास आप लोगों की ली गई है उस क्लास का आज का एक बेहतरीन और शानदार और एक लास्ट प्रश्न जो कि है, एमडीटी का पूरा नाम क्या है। मल्टी ड्रग थेरेपी है, मेडिसिन ड्रग टैबलेट है, मल्टीपर्पज ड्रग एंड टैबलेट है, या इनमें से कोई नहीं। तो 150वें नंबर के प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मल्टी ड्रग थेरेपी, ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पूरी जो मैराथन क्लास आप लोगों के लिए ली है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित जो क्लास थी उसके टोटल 150 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपने शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखा है और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।